तो हेलो सिपाहियों। तो नॉर्मली तो मैं वीडियो की शुरुआत में कोई इंटर वगैरह नहीं देता, क्योंकि मैं जितना हो सके उतना ज्यादा वीडियोस को एंटरटेनिंग रखने की कोशिश करता हूँ। पर आज जो सीरीज हम करने वाले हैं एक अलग चीज है। ये सीरीज लुकिज्म वर्स से जुड़ा की है। कहानी अलग है बट एक ही वर्स में है, तो आपको लुकिज्म वर्स के भी कैरेक्टर्स टाइम टू टाइम इसमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, मैं वादा करता हूँ इसे कंटिन्यू करने का। और अगर बाय चांस इस वीडियो के नीचे बहुत ही अच्छे व्यूज और कमेंट्स आएंगे तो कुछ दिनों में हम इसकी बहुत से वीडियोस लाएंगे। और साथ ही साथ हो सकता है लुकिज्म पे भी काफी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाए। और अगर बाय चांस पहले से भी किसी ने सीरीज का एक्सप्लेन कर रखा है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फिर भी ये वीडियो देखकर बहुत ही मजा आएगा। तो थोड़ा सा कहानी को शुरू करने से पहले डेड मैंशन और एब्सोल्यूट 3 प्रिंसिपल्स के बारे में जान लेते हैं। डेड मैंशन एक ऐसे ऑर्फनेज की तरह है जहाँ पर बच्चों को बचपन से ही कंप्यूटर्स की तरह ट्रेन किया गया है और उनकी काबिलियत और लड़ने के तरीके एक प्रोफेशनल असासिन और किलर से भी ज्यादा है। और ताकि इन बच्चों की काबिलियत के ऑनर्स पर ही खतरा ना बने, 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल से बांधा गया है। पहला प्रिंसिपल, पहला कि बच्चे को अपने पेरेंट्स की बात को पूरी तरह मानना था। और दूसरा, बिना पेरेंट्स की परमिशन के बच्चे अपनी ताकतों का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते। और तीसरा और सबसे खास रूल, अगर किसी भी वजह से पेरेंट्स की सेफ्टी खतरे में आ जाती है तो बच्चे पहले तो रूल्स को भूल सकते हैं। और इन्हीं रूल्स को बचपन से ही बच्चों के दिमाग में बिठाकर इन बच्चों को डेड मैंशन में बड़े बड़े डीलर्स को बेचा जाता था। सभी के अपने अपने अलग अलग मतलब के लिए असोसिनेशन या फिर कुछ इससे भी खतरनाक काम। और डेड मैंशन में बड़े किए गए इन्हीं सभी बच्चों में एक लेजेंड था, डेड मैंशन का लॉस्ट लेजेंड, जो कि बचपन में ही गुम हो गया था। खैर, अब इतने रूल्स के एक्सप्लेनेशन के बाद चलिए चुपचाप से कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ऑर्फनेज, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सभी को पता ही होगा। एक ऐसे बच्चों से भरी जगह जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाता है और उन्हें अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती है। पर जैसा मैंने आपको बताया था, ये ऑर्फनेज बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और फिर उस जगह पर हम आते देखते हैं एक अमीर आदमी को, जो कि उनमें से एक बच्चे को गोद लेने के लिए चूज करता है और उस छोटे लड़के को बताता है कि आज से वो उसका बाप था। और फिर वैसे ही उस बच्चे को वो अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है। और बाकी बच्चे और सिस्टर नन भी सभी के साथ खुशी खुशी उसे वहाँ से बाय करते हैं। पर उसके वहाँ से जाने पर ही सिस्टर बताती है, बस बच्चों, इतनी नौटंकी काफी होगी, क्योंकि अब ट्रेनिंग का टाइम हो गया था। और उसका ये कहते ही बाकी बच्चे भी अपनी भोलीपंती को छोड़कर अपने अपने हाथों में अपने अपने हथियार पकड़ लेते हैं। और सिस्टर उनमें से एक बच्चे अली को बताती है कि इस ऑर्फन में रोने की एक्टिंग करते समय अपने नाक को बहाने की कोई भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आजकल के जमाने में किसी भी पेरेंट्स को वो बच्चे पसंद नहीं होते जो बेवकूफ या फिर अजीब होते हैं। जिस बात पर वो बच्चे अली भी हाँ करती है। और इस ऑर्फन में एक जगह हम देखते हैं एक पूरी ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट लेडी बहुत से बच्चों को ट्रेन कर रही थी, क्योंकि ये बच्चे कंप्यूटर्स की तरह थे जिन्हें खरीदने वाले इसका इस्तेमाल अच्छे से जानते थे। और यहाँ पर कार में उस मोटे के साथ हम उसी छोटे बच्चे को देखते हैं और वो मोटा उसे किसी व्यक्ति की तस्वीर दिखाता बता रहा था कि ये उसका टारगेट था। और जैसे कि 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स थे, वो बच्चा भी अच्छी तरह से उस बात को सुन रहा था। पर एक अनजानी कार का प्रेजेंस अपने पीछे महसूस कर वो अपने नए पिता को बताता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है। जिस बात पर वो मोटा बताता है इन फालतू चीजों पर ध्यान न देने को और चुपचाप अपने टारगेट के चेहरे को याद करने को। और जैसा कि एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स में था कि बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात को कभी टालना नहीं था, वो बच्चा भी चुपचाप उस कार को इग्नोर कर उस तस्वीर को पकड़ लेता है कि पीछे मौजूद वो अनजान कार सीधा जाकर उनकी कार को एक जोर की टक्कर दे मारती है, जिससे उनकी कार का एक बहुत ही खतरनाक क्रैश हो जाता है। और वो बच्चा किसी तरह से कार से निकलता देखता है कि उसका वो बाप तो मारा गया था। और एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स के मुताबिक वो बच्चा बिना अपनी पेरेंट के परमिशन के अपनी कोई भी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और यहाँ पीछे कार से हाथों में बंदूकें पकड़े 2 आदमी निकलते हैं, ये देखने के लिए कि वो मोटा मर तो गया है ना। और जब वो कार के करीब पहुंचते हैं, वो देखते हैं एक मदद के लिए रो रहे बच्चे को, जो रोता हुआ मदद के लिए चिल्ला रहा था। जो देखते हैं वो आदमी भी थोड़े परेशान हो जाते हैं कि उनका काम तो था उस मोटे को मारने का, पर एक किसे पता था कि उसके साथ कोई बच्चा होगा। और इस बात से वो थोड़ा परेशान तो थे कि आखिर उन्हें इस बच्चे का क्या करना चाहिए। पर यहाँ पर उस बच्चे को तीसरा और एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स का तीसरा रूल खास अच्छे से याद था कि अगर किसी सिचुएशन में अगर उनकी पेरेंट्स की सेफ्टी पर कोई खतरा आता है, वो उनकी रक्षा करने के लिए पहले तो रूल्स को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। और वैसा ही जब वो आदमी उस बच्चे को पकड़ने के लिए उसके करीब आया था, वो बच्चा तेजी से अपने हाथ में पकड़े चाकू को उसके गले में धंसकर उससे उसकी बंदूक छीन लेता है। और पीछे खड़ा दूसरा आदमी नोटिस करता है कि उसका साथी कुछ ज्यादा हलचल नहीं कर रहा था, कि तभी वो ध्यान से नोटिस करता है कि उस छोटे बच्चे ने तो उसके साथी को मार दिया था। और एकदम छुपकर अपने हाथ में पकड़ी गन से वो उसे शूट कर उसे वहीं पर मार देता है। और फिर खैर कुछ पलों बाद हमें दिखाया जाता है कि उस ऑर्फनेज में एक खास बच्चा था जो कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड था, पर उन्होंने उसे गवा दिया था। या फिर कहा जाए चर्च के सभी लोगों ने उसे ट्रैक करने की कोशिश तो की थी, बट बिना एक पेरेंट के वो बच्चा अपनी कोई भी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसके बारे में कुछ खास चीज पता लग ही नहीं पा रही। और इस काबिल बच्चे की एबिलिटीज सबसे ज्यादा काबिल थे। और वो बच्चा इस जगह के फादर को भी बहुत ही ज्यादा पसंद था। और अब सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती थी कि या तो वो बच्चा पहले से मारा गया था, या तो उसे बिल्कुल एक आम जिंदगी जीनी पड़ी थी, क्योंकि बिना किसी पेरेंट के वो अपनी किसी भी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और यहाँ सिटी में एक तरफ हम देखते हैं कि कुछ हाई स्कूल बुलिस एक लड़के के पेट पर घुसे मारो से जोर जोर से पीट रहे थे। और जिस लड़के को वो पीट रहे थे उसका नाम था ह्योनो, और उससे पीटता उसका बुली जिसका नाम जोसेफ था।
हियोना से पूछता है कि आखिर वो उसके ताकतवर मुक्के को कितनी रैंकिंग देना चाहेगा, जिस पर इतनी मार खाने के बावजूद भी हियोना बताता है कि जोसेफ का ये मुक्का तो पूरे 15 पॉइंट्स के बराबर था, जिससे जोसेफ और उसके सारे पुलिस दोस्त एकदम खुश होते हैं। और हियोना मानी मान उन सभी लोगों को बहुत ही दोष दे रहा था कि जोसेफ वहाँ पर फिर से आकर हियोना को एक जोर की लात मारने वाला था कि तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आता है जो जोसेफ को दूर धकेल देता है, ये बताता हुआ कि अब उसकी बारी थी पॉइंट्स लेने की। और फिर हियोना के पास जाकर उसे अपने कमजोर से धीरे धीरे मुक्के मारा था और पूछा था कि आखिर उसके मुक्के कितने पॉइंट्स के थे। और यहाँ पीछे खड़ा जोसेफ तो इस बात से एकदम चिढ़ गया था कि किसी की हिम्मत हुई थी उसे धकेलने की। और यहाँ पर हियोना भी इस लड़के से बिल्कुल नहीं डटा और उसे यहाँ से भाड़ में जाने को कहता है। एंड यहाँ पर ये दोनों बहस कर रहे थे कि हियोना भी अपने मन में सोच रहा था कि एक गोल्डन बाल वाला लड़का था पाक शियोन, जिसे वो तक भी आसानी से पीट सकता था क्योंकि वो जोसेफ की गैंग में था, इसलिए वो ज्यादा ही हवा में उठता था। यहाँ जोसेफ भी गुस्से में शियोन के पास आता है और उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ दे मारता है और एक बात उसे साफ कटा बताता है, ओ पाक शियोन, मैंने तुम्हें बताया था ना ज्यादा हवा में ना उड़ने का, मैं उसे पीट रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में पड़ने के, समझते हो ना मेरी बात का मतलब क्या है। कि मार खाकर शियोन भी हंसता हुआ उसे बताने लगता है कि उसका ये थप्पड़ तो एकदम ही सॉलिड था, पूरे ही 1.5 लाख पॉइंट्स के बराबर। और जोसेफ तेरी बॉडी तो एकदम कमाल किया क्योंकि शायद तू बाहर से पढ़कर आया, भाई तू कितनी जिम करके आया वहाँ से। और ये सड़े फड़े जोक सुनकर जोसेफ भी वहाँ से जाने लगता है। ये बताता कि शियोन को बाद में उनके लिए सिगरेट्स खरीद कर लेकर आने होंगे। और जब जोसेफ वहाँ से चला गया था वो हियोना के सामने ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि जैसे अभी अभी कुछ ना हुआ। और हियोना भी अपने मन में सोच रहा था कि वो सच में इस नमूने को आसानी से हरा सकता है, पर बाद में ऐसा ना हो कि जोसेफ उससे पंगे ले। और यहाँ पर शियोन उसे पकड़ता बता रहा था कि आज तो वो उसे बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला। और फिर टाइम बाद हम देखते हैं कि वो हियोना के साथ खाने पर आया होता है और हियोना को वो बता रहा था कि उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि उसके ज्यादातर पैसे वो जोसेफ के ऊपर ही लगा देता है। तो आज यहाँ पर हियोना को उसे कुछ खाना खिलाना होगा। और शियोन एक बार नोटिस करता है कि इस जगह का नाम तो बिल्कुल हियोना के नाम से मैच करता था। जगह का नाम था हियोना स्नैक शॉप, जिस बात पर हियोना को बताना पड़ता है कि एक्चुअली में ये दुकान उसकी मॉम की थी कि तभी खाना बनाते वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है, जो ये देखकर बहुत ही खुश हुई थी कि आज हियोना यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आया था। और शियोन ये बात जानकर कि ये दुकान हियोना की माँ की है, उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिससे हियोना को अंदाजा हुआ था कि उस बंदे को ये बात का पता लगना शायद उसकी जिंदगी में सबसे बुरी चीज हुई थी। और शियोन उसे बताता है कि अगर ये हियोना की माँ की दुकान है तो वो उनके सामने एक अजनबी बनकर तो नहीं रह सकता, और इसलिए आंटी आंटी चिल्लाता वो उन्हें आवाजें लगाने लगता है। और हियोना को इस बात से एकदम गुस्सा आ गया था कि शायद शियोन उसकी माँ के साथ कुछ बुरा करना चाहता था। और गुस्से में पेन की टिप को बाहर निकाल वो शियोन को मारने वाला था कि उसी पर शियोन एकदम झुककर उसकी माँ से माफी मांगता अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता बताता है कि वो हियोना का दोस्त पाक शियोन था। और उसकी माँ भी इस बात से बहुत खुश होती है कि आज हियोना यहाँ पर अपने दोस्त को लेकर आया था। पर हियोना जानता था कि ये शियोन बंदा कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो उसे कुछ भी कर उसे फटाफट यहाँ से ले जाना होगा। और वो अपनी माँ को बहाना देता है कि उनके कुछ दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे तो उन्हें फटाफट यहाँ से जाना होगा। पर ये बात सुनकर हियोना की माँ उसके दोस्तों के लिए भी कुछ खाना पैक कर देती है, ये बताती हुई कि हियोना के दोस्त उसके लिए बिल्कुल उसके बच्चों की तरह है। और हियोना तो उस खाने को लेने से मना करता है, पर पाक शियोन फ्री का खाना लेने से पीछे नहीं हट रहा था और उस खाने को सब करता हुआ वो बताता है कि इस खाने को लेकर उसके दोस्त बहुत खुश होंगे। पर इस बात से हियोना एकदम चिढ़ गया था क्योंकि ये लोग उसके कोई दोस्त नहीं थे बल्कि वो थे जो उसे बुलीज करते थे। पर उसकी माँ इनकी नजरों में एकदम बेवकूफ बनकर उन्हें भी अपने बच्चों की तरह प्यार दे रही थी। और पाक शियोन का ये अजीब सा चेहरा देखकर हियोना को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसकी असलियत जानता था कि ये कैसा एकदम हरामखोर इंसान था, पर उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था। और इसलिए उसे पकड़ता वो बताता है कि कम से कम उसकी माँ की दुकान के बारे में जोसेफ और उसके बाकी साथियों को ना बताने का, वरना जोसेफ को इस चीज के बारे में पता चला तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती थी। और पाक शियोन भी खाना ले जाता इस बात पर हाँ करता है कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। पर हियोना की माँ शियोन को अगली बार अपने दोस्तों को साथ लेकर आने को कहती है, जिस बात पर खुशी खुशी पाक शियोन भी हाँ करता है। और हियोना को लगता है कि शायद वो बात कर रहा था जोसेफ और बाकी साथियों को यहाँ पर लेकर आने की। और बेचारे हियोना के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था कि वो गुस्से पर अपनी माँ पर ही चिल्लाता है, मॉम मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा एक्ट किया करो जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो आखिर आप फिर भी ऐसा क्यों करती है। पर अंदर ही अंदर से हियोना अपने आप पर गुस्सा था कि आखिर वो बिना वजह से अपनी माँ पर ही क्यों चिल्ला रहा था। आखिर उनकी इस चीज में क्या गलती थी जबकि वो बस अपने बच्चे के दोस्तों को देखकर खुश थे। और उसकी माँ भी इस बात से माफी मांगती है, ये बताती कि वो बस चाहती है कि बच्चे के कुछ अच्छे दोस्त मरे। और इस माफी से हियोना और भी टूट गया था कि उसकी माँ की कोई गलती नहीं थी, वो कमजोर और डरपोक सारा दोष उन पर लगा रहा था। और फिर अगले दिन क्लास में हम देखते हैं बिल्कुल वही बुरी दुर्घटना होती है जो नहीं होनी चाहिए थी। जोसेफ उसकी माँ के हाथों द्वारा बनाया गया खाना उसके सामने कर उससे पूछा था, ओ हियोना तुम्हारी माँ खाना बेचती है, देखो तो सही मैं कुछ खाना खरीद कर लाया तो था, पर ये खाना इतना अजीब सा क्यों है। और उसके मुंह पर उस लिफाफे को कर वो हियोना से पूछता है कि उसे उसकी माँ का बनाया खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हियोना क्या मुझे इस खाने का रिफंड मिल सकता है, वरना फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा खुद तुम्हारी माँ के पास जाकर ये कहने के अलावा कि मैं हियोना का प्यारा दोस्त। और हियोना इस पूरी बात का सिर्फ एक ही मतलब निकाल पा रहा था कि अगर जोसेफ को उसकी माँ की दुकान के बारे में पता चल गया था तो उसे बताने वाला पक्का और कोई नहीं बल्कि
पार्क शियोन था, वरना आखिर ये राज कैसे बाहर आ सकता था। और जोसेफ ह्योनो को चिढ़ाता पूछता है आखिर वो दोस्त होकर उसकी बातों का जवाब कैसे नहीं दे रहा था, और इसलिए चिढ़कर वो उसकी माँ का बनाया गया खाना उसके सर पर लपेट देता है और ये भी बताता है कि उसे ह्योनो की माँ के पास जाकर उसके बिहेवियर की कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर अब ह्योनो पहले से ही इस चीज की लिमिट पर पहुंच चुका था। वो जोसेफ की हर बातों को अब नहीं सह पा रहा था, इसलिए पूरे गुस्से और तेजी में वो अपने पेन की निब को बाहर निकालकर सीधा निशाना लगाता है जोसेफ के गले की तरफ। और फिर भी आखिर जो अंदर से कमजोर है वो रहेगा तो कमजोर ही, उसे इस चीज के अंत से डर लगने लगता है। वो उस पेन को पकड़ा बस एक जगह पर जम जाता है, क्योंकि वो जानता था कि यह करने के बावजूद भी उसकी जिंदगी बाद में और भी बदतर हो जाएगी। पर जोसेफ के लिए इतनी वजह काफी थी गुस्सा होने की, क्योंकि अब वो जान चुका था कि अब उसकी कठपुतली के धागे टूटने लगे थे। और टाइम बाद अब देखते हैं जब ह्योनो का नाम पुकारता हुआ क्लास में पार्क शियोन एंटर तो करता है, पर अपने सामने है वो नजारा देखकर एकदम हैरान हो जाता है कि क्लास में हर जगह पर खून ही खून फैला हुआ था। वहाँ की खिड़कियां टूटी हुई थी, क्लास टीचर एकदम परेशान था और अब पुलिस वहाँ पर मौजूद थी इस सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और फिर पार्क शियोन को बाकियों से पता चलता है कि जिस दिन ह्योनो ने वापस हाथ उठाने की कोशिश की थी उस दिन उसे लगातार पूरे 15 मिनट के लिए पीटा गया था। जोसेफ उसे लगातार मार रहा था। ह्योनो मार खाने के दौरान न जाने कितनी बार बेहोश हो गया था, पर दर्द के कारण फिर से जाग गया था। हर बार वो मार खाता, उठता, भीख मांगता उसे छोड़ देने की, पर जोसेफ बिल्कुल नहीं रुका। क्लास में कई स्टूडेंट्स मौजूद थे, पर हर एक ने इस लड़ाई से मुंह फेर लिया, क्योंकि कोई भी इस चीज में ताल्लुक नहीं रखना चाहता था कि इसमें हिम्मत नहीं थी इस लड़ाई के बीच में पड़ने की। और अंततः इस दर्द को कम करने का ह्योनो को सिर्फ एक ही रास्ता मिला, वो था अपनी जिंदगी को खुद से ही खत्म कर लेना, क्योंकि इस लगातार दर्द से तो एक ही बार मिलकर खत्म की गई दर्द ज्यादा बेहतर थी। वो अपनी पास की खिड़की से खुद ही कूद गया। अब इतना बड़ा कांड करने के बाद जोसेफ को हम देखते हैं अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ, और वो अपने बाकी क्लासमेट्स को बता रहा था उसकी जगह पर अपना नाम लेने की और पुलिस को बस बहाना लगाकर बताने की कि वो लोग बस ह्योनो के साथ खेल रहे थे और बस गलती के धक्के से वो छत से नीचे गिर गया। और बेशक उसके बाकी साथी इस चीज में अपना नाम नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि आखिर कौन ही बेमतलब जेल जाना चाहेगा। पर जोसेफ उन्हें बताता है उसने अपने बाप से पहले ही बात कर ली थी और उसे कोरिया के कमाल के कानून के बारे में पता चला था, वो था जुवेनिल एक्ट। पर क्योंकि जोसेफ पहले से एक बार बंदी बन चुका था तो ये कानून उस पर लागू नहीं होता, तभी तो उसे उन लोगों की मदद चाहिए थी। और बस उन्हें ये कहना था कि उन्होंने खेलते वक्त बस ह्योनो को गलती से धक्का दे दिया था। और उसका साथी बताता है कि फिर भी कि अगर उसकी माँ ने कंप्लेंट की तो उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है उसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। जिस बात पर जोसेफ बताता है उन्हें कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन पर पर्चा लगाने लायक वो ह्योनो की माँ को छोड़ेगा ही नहीं। और साथ ही साथ अपने साथ लाया पैसों का बैग खोल वो बताता है कि हर एक बंदा जो उसकी मदद करेगा वो उसे 10 मिलियन पाउंड कैश देगा। और अब एक सिचुएशन को संभाल कर अब बारी थी ह्योनो की माँ को संभालने की, जिसने पहले से इतना बड़ा नुकसान झेल लिया था, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय कानून में पर्चा देने के अलावा। और फिर रात के वक्त अपने बंदों को लेकर वो उस लोकेशन पर आ जाता है जहाँ पर ह्योनो की माँ रहती थी, और यहाँ से उन्हें 5th फ्लोर पर जाना था। पर न जाने क्यों ऊपर जाने के लिए लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करने के। और वैसे ही ऊपर जाकर वो देखते हैं कि ऊपर की फ्लोर की लिफ्ट की एंट्रेंस में एक्चुअली में किसी ने हाइड्रोलिक प्रेस को फंसा दिया था, जिसकी वजह से एंट्रेंस बंद नहीं हो रही थी और ऊपर जाने के लिए नीचे से लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। और ये बात ऑब्वियसली जोसेफ और उसके साथी को समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा कुछ कोई क्यों ही करेगा। ऊपर से उन्हें आवाज पूछती है कि आखिर वो लोग यहाँ पर पहुंचने में इतने लेट कैसे हो गए, जबकि वो यहाँ पर कब से उनका इंतजार कर रहा था। और जोसेफ उस आवाज की तरफ मुड़ता देखता है कि ये तो उनका दूसरा चेला पार्क शियोन था। और पार्क शियोन उठता पूछता है कि आखिर जोसेफ और उसके साथियों को ह्योनो की माँ की दुकान के बारे में कैसे पता चला, जो कि उसका सीक्रेट अड्डा था। जिस बात पर हंसता जोसेफ बताता है कि उस दिन शियोन उसकी सीक्रेट्स लाने में लेट हो गया था, और इस बात से गुस्सा हो गया जब उसने उसका पीछा किया तो उसने देखा कैसे शियोन ह्योनो के साथ उसकी माँ की दुकान में गया था, और उसकी माँ की द्वारा क्या बनाया गया खाना वो एक्चुअली में लेकर गया था कुछ ऑर्फन बच्चों के लिए जिन्हें वैसे भी खाने को खाना नहीं मिलता था। यानी एक्चुअली में यहाँ पर शियोन का कोई भी कसूर नहीं था। और फिर शियोन उनसे दूसरा सवाल पूछता है कि आखिर जोसेफ और उसकी गैंग इतनी रात को यहाँ पर क्या लेने आए थे, जिस बात पर जोसेफ साहब बताता है कि वो ह्योनो की माँ को संभालने आए थे, जो उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखा कर आराम से सो रही थी। और बस बात से खुश होता कह रहा है ह्योनो की माँ को तो हमें संभालना ही था, पर ये काफी अच्छा मौका है तुम्हें भी संभालने का, क्योंकि मैं तुमसे भी काफी टाइम से चिढ़ गया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं जान नहीं पाया कि तुम बस ह्योनो को बुली करने की एक्टिंग करते थे, पर असल में असलियत में उसकी मदद करना चाहते थे। अबे तो बार बार जब मैं उसे पीटता था तुम बीच में आते थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई गधा हूँ? और पार्क शियोन को अब इस बात का रियलाइजेशन होता है कि ह्योनो और उसकी माँ के साथ जो भी हालात हुई थी उसमें उसका भी बहुत बड़ा कसूर था, लेकिन अब इस मुसीबत को संभालने का टाइम भी आ गया था। और गुस्से में जोसेफ उस पर हमला करने के लिए टूटता था, पर उससे पहले शियोन हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल कर हर जगह पर धुआं ही धुआं कर देता है, जिससे किसी को भी अपने सामने का कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर सीधा उस हाइड्रोलिक प्रेस को लेकर वो उसे जोसेफ के सामने खड़े बंदे के सर पर मारता है, जिससे लगकर जोसेफ और वो बंदा दोनों ही नीचे जा गिरते हैं। और यहाँ ऊपर शियोन उसके बाकी साथियों को पीट रहा था, और जोसेफ एक लोहे का डंडा पकड़ शियोन की तरफ जोर से मारता तो है, पर उसे हाइड्रोलिक प्रेस से ब्लॉक कर शियोन सीधा उसके पैर की तरफ उसे दे मार और उसके पैरों की हड्डियों को तोड़ देता है। और अपनी पैरों की हड्डियों को तोड़वाकर जोसेफ अब दर्द में चिल्लाने लगता है, पर शियोन हाथा उसे बताता है कि अभी तो बस शुरुआत हुई है, तो आखिर चिंता करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आज के बाद जोसेफ कभी चल तक भी
भी नहीं पाएगा। और अब घबराया जोसेफ पूछता है कि आखिर शियोन इस मैटर के बीच में क्यों पड़ा था। यहाँ पर शियोन बताता है बच्चों को एक एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिनके रूल्स के मुताबिक बच्चों को अपने पेरेंट्स की बातों को अच्छे से मानना है। और दूसरा रूल, बिना उनकी परमिशन के कोई भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। पर अब ये बात तो एकदम अनजान थी कि अगर ये मैटर अगर सारा हियोन और उसकी माँ का था तो आखिर बीच में शियोन आकर अपनी ताकतों का इस्तेमाल क्यों कर रहा था, जबकि एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स में ये कोई भी चीज नहीं आती थी। यहाँ पर आता था तीसरा रूल, जब पेरेंट्स की जान खतरे में होती है। बच्चे पहले तो रूल्स को पूरी तरह इग्नोर कर सकते थे और पिछली बार हियोना की माँ ने शियोन को बताया था कि वो भी उसके बच्चों की तरह है, तो उसका एक ही मतलब था कि वो अपनी माँ की रक्षा करेगा। और यहाँ पर एकदम पिट चुका जोसेफ अपनी जान की भीख मांग रहा था कि वो उसे कुछ भी देने को रेडी था, तो शियोन बस उसे छोड़ दे और उसे पीटना जारी रखता। शियोन उसे बताता है हियोना की माँ मतलब मेरी माँ, और तुमने मेरी माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जिसका मतलब है कि आज मैं यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकता हूँ। और वैसे ही उस जगह पर लगातार पिटाई चालू रहती है और जोसेफ को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। और यहाँ पर इस डेड पेंशन की तरफ हम उसी हेड फादर को देखते हैं और एक सिस्टर आकर उसे बताती है कि उन्हें साउथ कोरिया से एक अर्जेंट कॉल आई थी जो आई थी व्हाइट टाइगर वर्क फोर्स की तरफ से। और अगर आपको नहीं पता तो ये व्हाइट टाइगर वर्क फोर्स लुकिज्म बर्ड से है और उस फादर को भी उस इंपॉर्टेंट कॉल को रिसीव करना था, इसलिए वो कॉल को पकड़कर बात करते बताते हैं कि आखिर व्हाइट टाइगर वर्क फोर्स को उनसे क्या काम था कि उस कॉल पर उसे बताया जाता है कि उन्हें डेड मैंशन का वो लॉस्ट लेजेंड मिल गया था। और वो लेजेंड कोड नेम सीन इस वक्त साउथ कोरिया में मौजूद था, जो कि एक्चुअली में और कोई नहीं बल्कि पार्क शियोन था, जिसने यहाँ पर जोसेफ की पूरी गैंग को पीट डाला था। और ये कोड नेम सीन जो था डेड मैंशन में पले गए बच्चों में से सबसे ज्यादा काबिल था। वेपन की स्किल्स में, खासकर असैसिनेशन में वो एक मास्टरपीस था, वो एक स्पेशल प्रोडक्ट की तरह था। और इसी वजह से उसे जापान की एक याकुजा फैमिली में भेजा जाना था जो कि डेड मैंशन के बहुत ही खास क्लाइंट्स थे। पर डिलीवरी में एक गलती हो गई थी जिसकी वजह से कोड नेम सीन को गलती से जापान की जगह कोरिया भेज दिया गया था। वहाँ जाने के बाद उन्हें उसकी कोई भी खबर नहीं मिली थी। पर आज जब कोरिया से व्हाइट टाइगर एजेंसी से उन्हें कॉल आई थी कि कोड नेम सीन मिल गया है, डेड मैंशन के फादर ये जानकर बहुत ही खुश हो रहा था और भगवान से प्रार्थना कर उन्हें शुक्रिया कर रहा था। ओह फादर, किसने सोचा था कि आप मेरा सबसे खास तोहफा मुझे वापस लौटा दोगे। और फिर फादर अपने पास मौजूद उसी सिस्टर को बताता है कि अब उनका सिर्फ एक ही काम था, फटाफट सीन को ढूंढकर वापस लेकर आना। और उस सिस्टर का नेम था रेचल, जो कि एक्चुअली में इस डेड मैंशन में उन बच्चों को ट्रेन करती थी और उसने सीन को भी ट्रेन किया था। और फिर अपने कपड़ों को उतार कर, नहीं पूरे नहीं, वो अपने हाथ में गज पकड़ी बताती है कि अगर रास्ते में कुछ भी मुश्किल आएगी और बाय चांस अगर सीन उनके साथ नहीं आना चाहेगा तो फिर उसे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ओह भाई साहब क्या फिक्र है। पर खैर फादर रेचल को बताता है कि उन्हें सीन को चुपचाप वापस लेकर आना है और साथ ही कोरिया में गन्स ले जाना मना है, तो उससे फालतू की उल्टी फुल्टी हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ एक तरफ हियोना की माँ की दुकान की तरफ हम देखते हैं कि जोसेफ का बाप आ रखा था और वो माफी मांगता बता रहा था कि ये सारी गलती उसके बच्चे की थी, तो वो अगर उसे माफ कर अपनी कंप्लेंट को वापस लेगी तो वो हियोना की ट्रीटमेंट के सारे पैसे भर देंगे और उसका इलाज अच्छे से हो पाएगा। एक्चुअली में हियोना अभी हॉस्पिटलाइज था, पर हियोना की माँ बताती है कि अब वो इस चीज का कुछ भी नहीं कर सकते और हाँ वो अपनी कंप्लेंट को वापस नहीं लेने वाली। जो बात सुनने के बाद एक्चुअली में जोसेफ के बाप को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो चुपचाप मुड़कर वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले अपने नाक को वहाँ मौजूद डस्ट से ढकता। वो एक बात क्लियर करता है कि अगर बातें आसानी से टल जाती है तो वहीं पर डाल देनी चाहिए, पर अगर हियोना की माँ चाहती थी बात को बड़ा बताना तो वो भी बिल्कुल वैसा ही करेगा, क्योंकि उसके जैसे व्यक्ति के पास ऐसी चीजों को सुलझाने के कई रास्ते थे, जबकि खासकर उनका काम भी कुछ ऐसा था। और ये धमकी देकर वहाँ से जाता हुआ बता रहा था कि उन्हें हियोना की माँ की जगह को उखाड़ कर वहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनानी चाहिए। और अब फिर वो अपने एक आदमी से पूछता है कि क्या उन्होंने अभी तक उस बच्चे को संभाल लिया था जिसने उसके बेटे जोसेफ को पीटा था। और यहाँ पर वो शियोन की बात कर रहे थे और उसका आदमी बताता है कि असिस्टेंट तो पक्का इस वक्त वो सब बच्चे को संभाल रहे होंगे। और कुछ पल पहले जब वो अपने बच्चे जोसेफ से मिलने गया था, जोसेफ ने उसे बताया था कि ये शियोन कुछ 3 प्रिंसिपल्स के बारे में बता रहा था। जिस बात से कंफ्यूज जोसेफ का बाप पास ही मौजूद नर्स से पूछता है कि क्या ये 3 प्रिंसिपल्स क्या आजकल के बच्चों के बीच में कोई ट्रेंडिंग चीज थी, पर ऑब्वियसली उसे भी इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फिर जोसेफ का बाप उस नर्स को बताता है कुछ पलों के लिए उन्हें अकेला छोड़ने के लिए, क्योंकि वो बाप बेटे आपस में कुछ प्राइवेट बातें करना चाहते थे। और उसके जाने के बाद जोसेफ उसे कुछ और बातें बताने वाला था कि उसका बाप उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ दे मारता है, पर उस थप्पड़ का रीजन वो उसे बताता है कि आखिरकार वो गुस्सा किस चीज के बारे में था। देखो जोसेफ, तुमने उस बच्चे को बोली किया जिससे परेशान होकर वो खिड़की से कूद गया, पर मुझे इन बातों में से किसी भी चीज की परवाह नहीं है, पर अगर तुम वहाँ पर काम को पूरा करने गए थे तो तुम चीजों को अच्छे से निपटा क्यों नहीं पाए। मेरा बच्चा होने के नाते याद रखना जोसेफ, काम का मायना वही होता है जब तुम्हें उस काम को दोहराना नहीं पड़ता, तो तुम
अपनी जिंदगी में इस सीख को हमेशा याद रखना, क्योंकि बड़े लोग ऐसे ही काम करते हैं। और यहाँ शियोन की तरफ हम देखते हैं कि उसे भी पीटा जा रहा था। जोसेफ के बाप द्वारा भेजे गए असिस्टेंट और उसके आदमी शियोन को एक जगह पर ले आकर पीट रहे थे। और यहाँ पर शियोन, जो बिना कमांड लिए नहीं लड़ सकता था, उन्हें बता रहा था कि वो कोई भी इस चीज में इन्वॉल्व नहीं था। और फिर शियोन को एकदम पीट कर बिछाकर असिस्टेंट उसे धमकाता बताता है, आखिर तुम जैसे बच्चों को क्या लगता है कि अपनी उम्र के कुछ 5 बच्चों को पीट कर तुम लड़ने में ज्यादा काबिल हो चुके हो, पर बड़ों के दुनिया में ये चीजें काम नहीं करते। और तेरी वजह से हमारे यंग मास्टर अब चलने तक की भी हालात में नहीं है, तो तेरे साथ में बिल्कुल वैसा ही होगा। और फिर एक गार्ड उसे पकड़कर शियोन के हाथ को पूरा घुमा देता है। और बेशक जहाँ पर उनका प्लान था उसके हाथ को पूरी तरह से तोड़ देने का। और फिर असिस्टेंट एक जोर की लात मारकर शियोन के दर्द की चीखें सुनता है। और उसकी हालात एकदम बुरी करने के बाद और उसका एक हाथ तोड़ने के बाद वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से चल पड़ता है। और यहाँ पर टाइम बाद शियोन को हम देखते हैं जो अपने हाथ को पकड़कर वापस बिल्कुल ठीक करता कह रहा है कि एक हाथ को तोड़ना और डिसलोकेट करने में कितना फर्क होता है। इन नमूनों को क्या ही पता कि रेचल की पनिशमेंट इससे कितने ज्यादा खतरनाक होती थी। पर अब मुश्किल बात यह है कि इन 3 प्रिंसिपल्स की वजह से मैं बिना किसी कमांड के अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। खैर शायद इन चीजों से इन लोगों को शांति मिल ही जाएगी, पर अगर नहीं मिले तो मुझे अपनी एक नई पहचान बनानी पड़ेगी। और यही बातें सोचता हुआ शियोन उस जगह से चुपचाप निकलने लगता है कि तभी रास्ते में उसे पहचानती हुई उसे हियोनो की माँ मिल जाती है, जो शियोन को इस हालात में देखकर थोड़ी चिंतित थे। और शियोन थोड़ा मुश्किल में था क्योंकि वो हियोनो की माँ को और मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। कि फिर वो शियोन को मनाकर अपने साथ अपनी दुकान पर ले आती है और उसके सामने खाने के लिए कुछ खाना रख देती है। और ये देखकर कि शियोन खाना नहीं खा रहा था, आंटी उसे समझाते हुए बताती है कि वो भी उसकी माँ की तरह है, तो उसे यहाँ पर बिना रुके बस खाना खाना है और दबाकर अपना पेट भरना है। और आंटी की इस खाने की बात को शियोन एक कमांड की तरह लेता है और हियोनो की माँ को अपनी माँ समझता हुआ उनकी बात मानता हुआ दबाकर खाना शुरू हो जाता है। और जब आंटी बताती है कि उसे खाने के साथ साथ पानी भी पीना चाहिए, शियोन भी बिल्कुल वैसा ही करता है और वैसे ही कुछ पलों में उसका पूरा पेट भर जाता है। और फिर शियोन आंटी से पूछता है कि क्या हियोनो की हालात में कुछ फर्क आया था। पर आंटी बताती है कि हाँ, हियोनो पहले से बेहतर था, क्योंकि डॉक्टर ने तो बताया था कि उसकी सर्जरी बिल्कुल ठीक ठाक गई थी, तो बस उन्हें इस चीज का ध्यान रखना था। क्योंकि हियोनो काफी मजबूत था तो वो ठीक ही रहेगा, क्योंकि हियोनो की माँ होने के नाते वो जानते थे कि हियोनो ने अपने आप को हमेशा से ही मजबूत रखा था। और फिर सब्जियां काटती रोटी हुई आंटी बताती है, पर बेटा मैं अपने आप को मजबूत नहीं रख पा रही, मेरा बच्चा इस हालात में है, पर मैं उस चीज के बारे में कुछ कर नहीं सकती। मैं सब कुछ तबाह करना चाहती हूँ, मैं उस आरामी के बाप को भी तबाह करना चाहती हूँ, जैसे उन्होंने मेरे बच्चे को तकलीफ पहुंचाई है, मैं भी चाहती हूँ कि उनके साथ बिल्कुल वैसा ही हो। और शियोन के लिए इतना ही काफी था, चाहे आंटी के लिए वो बस एक सोच थी, बस एक दिल की सच्ची फीलिंग्स, पर शियोन के लिए वो एक होटर के साथ साथ एक मौका था उन हरामियों से बदला लेकर उन्हें सबक सिखाने का। और फिर जब आंटी शियोन से बात करने के लिए पीछे मुड़कर देखती है, वो बात है कि वो तो वहाँ से पहले ही चला गया था। और यहाँ एक तरफ एक कंपनी बिल्डिंग के अंदर हम देखते हैं जोसेफ के बाप ने कुछ खास मेहमानों को बुलाकर एक बहुत ही आलीशान पार्टी रख रखी थी। और वहाँ आए गए सभी गेस्ट को वो एक अच्छी सी स्पीच सुना रहा था। और वहीं पर एक बटलर वाइन बांटता एक आदमी से पूछता है कि क्या उसे और वाइन चाहिए। और जिस पल वो आदमी उस पे हाँ करता है, वो बटलर बना हुआ शियोन उस वाइन के बोतल को उसके सर पर मार तोड़ देता है। और अब शियोन को पकड़ने के लिए कि वो गार्ड देखता है कि उसके हाथों में कुछ अजीब से जग्स आ गए थे, जो शियोन का ही काम था। और उन कब्ज के समय थे वो एक जोर की लात सीधा उसके मुंह पे दे मारता है। और कुछ और गार्ड भी उसकी तरफ हमला करने को बढ़ रहे थे कि शियोन उन सभी के सर पर इतनी तेज फॉक्स को घुमाकर फेंकता है जो सीधा ही उनके सर पर चढ़ लगती है। और फिर अब सभी गार्ड्स उसे ढूंढने के लिए इधर उधर बिखर गए थे, पर अब न जाने शियोन उनके सामने से गायब हो गया था। और यहाँ पर जोसेफ के बाप को भी अंदाजा लग जाता है कि एक ब्लॉन्ड बालों वाला बच्चा तो ये पक्का वही लड़का होगा जिसने उसके बच्चे को पीटा था। और यहाँ अपने हाथ में नाइफ पकड़ा शियोन एक टेबल के नीचे था और सही मौके का वेट कर रहा था। और वो मौका आता ही एकदम तेजी से निकलकर वो अपने रास्ते में आते हर एक गार्ड को काटता हुआ आगे बढ़ता है। और जो गार्ड्स उसके पीछे से आ रहे थे वो अपने आसपास के सामान का इस्तेमाल कर उन्हें आसानी से रोकता हुआ बस उन्हें मजे से पीट रहा था कि तभी शियोन नोटिस करता है कि उसके पीछे से एक बहुत ही तेज नाइफ आ रही थी, जिसे अहम मौके पर वो तो टोच कर लेता है। वहीं का कोई दूसरा गार्ड मारा जाता है और ये बनौती और कोई नहीं बल्कि वही शियोन का पहले हाथ तोड़ने वाला असिस्टेंट ओ था। और अपने आप को लड़ने के लिए रेडी करता वो बड़ी बड़ी बातें कर ही रहा था कि कैसे वो शियोन की लातें भी तोड़ देगा। और उसे उस बकवास का मौका ना देता हुआ शियोन उसके मुंह पे एक जोर का मुक्का दे मारता है, जिसे खाकर असिस्टेंट ओ 2 पलों के लिए एकदम सुन हो गया था। और फिर उसके हाथ को पकड़कर शियोन बताता है कि असलियत में हाथों को किस तरह से तोड़ा जाता है। और हम दर्द में असिस्टेंट ओ बस जोर जोर से चीखे मारा था कि तब एक बहुत तेज सी चीज शियोन के चेहरे के करीब से निकली थी, जिससे उसकी गाल से हल्का सा खून बहना शुरू हो गया था। और शियोन अच्छे से जानता था कि ये चीज क्या थी, एक गन। और वहीं ऊपर चढ़े हम जोसेफ के बाप को गन पकड़े देखते हैं और ये निशाना लगाकर वो बताता है गन को चलाना जितना सोचना था उससे ज्यादा मुश्किल है। जिस बात पर दूर खड़ा शियोन भी बताता है कि जोसेफ जैसा बंदा जो प्रोफेशनल नहीं है वो दूर से अच्छे से निशाना कभी नहीं लगा पाएगा। और इस बात को जानता हुआ जोसेफ उससे पूछता है कि क्या वो बच्चा अपने आप को प्रो मानता था। और फिर निशाना लगाने के लिए उसके करीब पड़ता वो शियोन से टेढ़ी मेढ़ी बातें करता पूछता है कि आखिर शियोन को उसे टारगेट करने के लिए किसने भेजा था। जिस बात पर शियोन बता रहा है कि वो यहाँ पर आया था हियोनो स्नैक शॉप की तरफ से। जिस बात पर वो बताता है अच्छा तो उस बुढ़ी औरत की तरफ से आया है, तो उस औरत ने तुझे क्या बोला,
आकर यहाँ पर मुझे मारने के लिए, जिस बात पर गन के एकदम सामने खड़ा शियोन मना करता बताता है कि उन्होंने बताया था कि वो चाहते हैं उससे एकदम तबाह करना और उससे पहले वो गन चला पाता। शियोन एक ही पल में उसके हाथ से उस गन को फेंकवा देता है और उसके मुंह पर एक जोर का गुस्सा दे मारता है और शियोन द्वारा पड़े गए एक ही थप्पड़ से उसकी हालात एकदम बुरी हो गई थी कि वो किसी तरह उसका कोसर पकड़ शियोन से पूछता है कि क्या वो उससे बदला लेना चाहता था कि उसके नाक पर एक जोर का गुस्सा दे मार उसके पूरे जबड़े को तोड़ता हुआ। शियोन बताता है कि ये कोई बदला नहीं है, बस वो फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था, जो था पेरेंट्स के हुक्म को पक्की तरह मानना। तो बेशक वो ये करने से पीछे नहीं हटेगा और उसे पेल पाल कर शियोन वहाँ से जाने लगता है कि जमीन पर लेफ्ट हाथ जोसेफ का बाप बताता है कि उसे पता था कि उसे एक काम को दोहराना नहीं चाहिए और अब अगली बार जब उसे मौका मिलेगा वो उस बुढ़िया और शियोन को दोनों को निपटा डालेगा और उनसे उनकी जिंदगियां छीन लेगा। पर अपने हाथ में गन पकड़ा शियोन उसे एक बात साफ करता है कि यहाँ पर वो कोई गधा या फिर बेवकूफ नहीं था, क्योंकि तीसरे प्रिंसिपल मुताबिक जब पेरेंट्स के ऊपर जान का खतरा हमेशा रहता है, उन्हें खतरे को पूरी तरह ही खत्म कर देना चाहिए और बिना देखे छत पे लगे चैंडलर पर गोली चलाकर उसे नीचे गिरवा देता है, जिसके नीचे आकर जोसेफ का बाप वहीं पर मारा जाता है। और शियोन को बेशक इस चीज का अफसोस नहीं था, क्योंकि ऐसे हरामी लोग ये चीज डिजर्व करते थे। और यहाँ एक तरफ जोसेफ की तरफ वो नर्स पाउच बदलती हुई जोसेफ से पूछती है कि वो पहले से बेहतर तो है ना, क्योंकि आजकल की स्कूल की लड़ाइयाँ भी न जाने क्यों काफी खतरनाक जा रही थी। तब पक्का जिस भी बंदे ने जोसेफ को पीटा होगा वो पक्का बहुत सी लड़ाइयों में आता होगा। और वो नर्स खैर ये बातें कर रही थी कि जोसेफ का ध्यान था उसके चेरी ब्लॉसम की तरफ, जो कि एकदम खिल रखा था और जोसेफ उसे चखना तो चाहता था, पर न जाने की उसे उस नर्स की नजरें काफी जहरीली लग रही थी। और फिर वो जोसेफ को बताती है कि वो जिन 3 प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे उसने भी ऐसा कुछ पहले सुन रखा था। और जोसेफ ध्यान से नोटिस करता है कि उस नर्स ने उस थैली पर कुछ अलग की मेडिसिन इंजेक्ट कर दी थी, जिसका रंग काफी अजीब सा था। और तभी वो नर्स अपनी पहचान उसे दिखाती उससे बताती है कि अगर वो आधे ही इंजेक्शन का इस्तेमाल करेगी तो जोसेफ यहाँ पर पूरी तरह से तो नहीं मरेगा। और फिर हम देखते हैं वो चेरी ब्लॉसम की मालिक नर्स और कोई नहीं बल्कि वही कमाल की फिगर वाली रेचल थी, जिसकी खासकर काबिलियत थी इंटेरोगेशन और टॉर्चर करना और साथ ही रूप बदलना। लेकिन खैर आज जोसेफ को एक बात पता चल गई थी कि कांटे फूलों में ही नहीं बल्कि संतरों में भी लगे होते हैं। और अब टाइम बाद हम देखते हैं रेचल जोसेफ के बाप की जगह पर पहुंच गई थी और वहाँ का नजारा देखते वो पाते हैं कि वहाँ पर हर जगह लाशें बिखर रखी थी। और वो कॉल पे डेन वर्जन के फादर को बताती है कि उनके लिए थोड़ी मुसीबत थी, क्योंकि देखने से पता चल रहा था कि यहाँ पर गॉडडैम सीन ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया था। जो बात सुनकर फादर में एकदम शौक हो जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता था। और रेचल बताती है कि वो सीन को ट्रैक कर यहाँ तक उसके पीछे तो आई थी, पर वो इन सभी को हरा कर यहाँ से पहले ही जा चुका था और हर जगह पर लोगों को अच्छी तरह से पेल रखा था। पर मुश्किल ये थी कि सीन ने आखिर ऐसा कैसे किया, जबकि उसे 3 प्रिंसिपल्स द्वारा बड़ा होना चाहिए था। और कॉल पे उससे बात कर फादर पे इस बात से परेशान था, क्योंकि उनकी डेड मैशन की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई व्यक्ति इन 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा पाया हो, क्योंकि उनके दिमाग को इन प्रिंसिपल्स द्वारा बांधा गया था। और फादर रेचल को बताते हैं कि अगर ये बात सच्ची थी कि सीन किसी तरह से इन 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को भूल चुका था या फिर इनसे किसी तरह से आजाद हो चुका था, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किलें हो सकती थी, क्योंकि फिर ऐसा हो सकता था जितने भी बच्चों को अभी तक उन्होंने हथियार बनाकर भेजा था वो बाद में उन्हीं के खिलाफ हो जाए। और अब वो रेचल को दिया गया मिशन बदल देता है। अब उन्हें सीन को वापस लाने से पहले उसे अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना था और उसे ध्यान से देखकर ये जानना था कि क्या उसने सच में क्या इन एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को ना मानकर अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया था। और ठीक सूट डाली रेचल में इस बात को समझ आती है और कॉल पे फादर उसे ये भी बताता है कि उसने रेचल में इस मिशन में मदद करने के लिए व्हाइट टाइगर फोर्स से कुछ आदमियों को भेजा था, जो कोरिया में रहकर उसे इस मिशन में मदद करवाएंगे। और हम भी वहाँ पर उन 2 नमूनों को आता देखते हैं जिन्हें हमने पहले एक बार लुकिज्म सीरीज की लड़ाइयों में भी देखा था। और ऑब्वियसली रेचल को ऐसे सूट में देखकर कि इसके अंदर का जानवर नहीं जागता, पर खैर वो जानते थे कि जरेशियन फूल में कांटे लगे थे। और फिर टाइम बाद सीन पर अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर उसे पता चल गया था कि वो कौन से स्कूल को अटेंड करता था, और इसलिए आज वो रूप लेकर आए थे उस स्कूल की टीचर का। और उसकी एक्टिंग इतनी परफेक्ट थी कि किसी को उस पर शक नहीं था। और अंदर ही अंदर रेचल के शरीर में भी काफी चुल मच रही थी ये सोचकर, सीन मैंने तुम्हारी सारी जानकारियां ले ली है, आखिर तुम क्या कर रहे होगे और आखिर अब तुम कितने काबिल हो गए होगे, आखिर मेरा प्यारा सीन कैसा हो गया होगा, ये जानने के लिए मैं एकदम एक्साइटेड हूँ। और रेचल का ठरक इसलिए जाग रहा था क्योंकि जितने भी बच्चों को उसने आज तक सिखाया था उनमें से सीन सबसे ज्यादा काबिल था, जो हर एक हथियार को चलाना एकदम आसानी से सीख जाता था। एंड फिर वो सीन के क्लासरूम के बाहर पहुंच गई थी और बाहर से देखकर वो पाती है कि सीन यानी शियोन अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ बना चढ़ाकर जोसेफ को पीटने की बातें कर रहा था, जबकि उसके सभी क्लासमेट जानते थे ये बात एकदम झूठी है। खैर उन्हें तो यही लगता था ना। और उसे ऐसे अजीब से चेहरे बनाकर देखकर रेचल को एकदम यकीन नहीं होता कि ये उसका सीन था, क्योंकि ये अजीब सा बात करने का तरीका कभी भी
सीन ने ऐसा नहीं किया था। और यहाँ पर क्लास के अंदर शियोन की एक मोटे से बहस हो जाती है जो कि उसकी बड़ी बड़ी बातों से एकदम चिढ़ गया था। और रेचल को याद आ जाता है कि सीन भी तो हमेशा सबसे ऊपर रहने के लिए डेड मैंशन में अपने हक की लड़ाइयां लड़ने को रेडी होता था और बाकी सभी को पीटने के बाद वो उसे तक भी मारने की कोशिश करता था। और जहाँ तक उसे याद था सीन सबसे ताकतवर और काबिल था, तो फिर ये वाला आज पिट क्यों रहा था? क्योंकि उस मोटे ने 2 ही मुक्कों में उसे बिछा दिया था और यहाँ मार खाता शियोन अब उससे माफिया मांग रहा था। और ये नजारा देखकर रेचल का चेहरा सच में देखने लायक था कि ना बेटा ना, ये डेड मैंशन का लेजेंड तो नहीं हो सकता। और फिर टाइम आ जाता है क्लास लेने का और बस सभी को एकदम पढ़ाने लगती है। और रेचल को अब थोड़ी उम्मीद थी कि शायद सेन अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए अपनी ताकतों को बाकियों से छुपा रहा था, जिससे थोड़ा बात का मतलब बनता था कि शायद सेन अभी भी 3 प्रिंसिपल्स के अंदर था। पर फिर वो आखिर कैसे? क्योंकि उसकी डिलीवरी तो सही जगह हुई भी नहीं थी। और सीन की तरफ ध्यान देकर वो नोटिस करती है कि सीन की नजरें एकदम सीरियस थे। वो अपनी किताब में एकदम परफेक्ट तरीके से फटाफट लिख रहा था और उसे अभी भी अच्छे से याद था कि बचपन में से सबसे ताकतवर और काबिल होने के साथ साथ सबसे ज्यादा होशियार भी था। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि सीन किसी से पीछे रह जाए। तो बेशक यहाँ पर सीन ने अपनी ताकतों को तो छुपाने की कोशिश की थी, पर वो अपनी समझदारी को नहीं छुपा सकता था। और वैसे ही चैप्टर को रीड करते करते वो सीन की तरफ आती है देखने के लिए कि आखिर वो क्या कलाकारी दिखा रहा था। और ध्यान से उसकी नोटबुक पे देखकर वो पाती है कि सच में वो एक कलाकारी ही थी, एक मास्टरपीस, जिस पर सीन एकदम प्राउड भी था। जिससे शियोन तो काफी खुश था, पर गुस्से में चिढ़ती रेचल टीचर होने के नाते उसके सर पर एक जोर का थप्पड़ मारती है कि आखिर वो क्लास के दौरान क्या बखूरियां कर रहा था। और फिर टाइम बाद हम उसे एकदम परेशान हुए बाथरूम में बैठे हुए देखते हैं और वो एकदम परेशान अपना नकाब बांटती कहती है कि ना बेटा ना, उसका प्यारा सीन कभी भी बड़ा होकर इतना गधा नहीं बन सकता। पर सिर दर्द की बात यह थी कि उस लड़के का चेहरा भी सीन से एकदम मैच करता था, पर उसे सीन की होशियारी, वो समझदारी, वो एलिगेंस उस लड़के में दूर दूरों तक नहीं दिख रही थी। और ऊपर से उसकी ड्राइंग की कला, क्या था वो? आखिर कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? इसलिए अब वो अपने प्लान्स में थोड़ा और चेंज करती है और फिर से अपने रूप को बदल लेती है। और अब वो जानती थी कि अब ये बात सिर्फ उन 3 प्रिंसिपल्स को जानने के बारे में नहीं थी, बल्कि पहले उसे जानना होगा कि क्या वो शियोन लड़का सच में कोड नेम सीन था भी या फिर नहीं। और अब वो एक स्टूडेंट गर्ल के रूप में वहाँ से सीन का पीछा करती हुई जाने लगती है। और उसे इस लड़के पर इतना गुस्सा चल रहा था कि अगर वो सीन नहीं हुआ तो वो उसे अपने खुद के हाथों से मारना चाहती थी कि तभी शियोन को चलते वक्त एक पहचानी से आवाज रोकती है और मुड़कर शियोन पाता है कि वो आवाज हियोना की माँ की थी, जिन्होंने अपने हाथ में काफी सामान का ढेर पकड़ रखा था। और वो शियोन को देखकर खुश होती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसे ये सामान पकड़ने में मदद करेगा, जिस पर बेशक सीन खुशी से हाँ कहता है। और आंटी उसे बताती है कि मदद के बदले वो उसे घर ले जाकर कुछ खाना भी खिलाएगी। और पीछे खड़ी रेचल भी उनकी हर एक हरकतों और बातों पर नजर रखी हुई थी। और वो हियोना की माँ के बारे में भी अच्छे से जानती थी कि जोसेफ ने इसी के बच्चे को कोमा में डाल दिया था। और वैसे कस्टमर के नाम पे वो उनका पीछा कर वहाँ पर आ गई थी और दिखावे के तौर पर उसने कुछ खाने का ऑर्डर किया था। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सीन का इस औरत से क्या रिश्ता हो सकता था। और वो शियोन के खाने के तरीके से एकदम चिढ़ गई थी, जो देखने में एकदम बदतन लग रहा था। और रेचल का बस उसे देखकर एकदम मूड खराब होता जा रहा था। और अब उसे एकदम ही लग रहा था कि ना बेटा ना, कि उसका सीन कभी भी इतना बदतर तो नहीं दिख सकता। कि जब उस बनाए गए खाने को खाती है, रेचल की फटके एकदम चीखें निकल जाती है क्योंकि उस खाने में बहुत ही ज्यादा मिर्ची थी। और वो जोर जोर से चिल्लाती है, उनसे पानी मांगने लगती है। और उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कोरिया के लोग इतनी मिर्ची खाने का टॉर्चर कैसे सह लेते हैं। और पास ही खड़ा शियोन उसे बताता है, तभी कहते हैं सोच समझ की चीजें खानी चाहिए, अगर धीरे धीरे खाते तो शायद कम मिर्ची लगती। तुम लड़कियां तो आजकल सच में काफी बहुत होती है। और अब इतनी बेइज्जती करवा कर रेचल तो बस शियोन को वहीं पर मारना चाहती थी कि उसे तभी एक बात याद आती है कि सीन बचपन से ही मिर्ची वाला खाना कभी नहीं खा पाता था और थोड़ी मिर्ची खिलाते वक्त भी उसे सीन का हाथ कस के थामना पड़ता था। तो बेशक वो इन कोरिया के खाने को कैसे ही हैंडल कर पाता। और उसका शियोन के ऊपर सारा शक उतरने ही वाला था जब तक वो नोटिस नहीं करती कि कैसे शियोन का हाथ कांप रहा था, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो भी इतनी मिर्ची नहीं खा पा रहा था। पर जब आंटी आकर शियोन से पूछती है कि खाना स्वादिष्ट है, वो भी उस बात पर एकदम खुशी से हाँ कहता है, जिससे रेचल को साफ ही पता चल रहा था कि ये बंदा चाहे दिखता अजीब सा और हरकतें भी इसकी एकदम उल्टी हो, पर वो जबरदस्ती मिर्ची खाकर उस आंटी की फीलिंग्स को नहीं दुखाना चाहता था। कि तभी उसे एक बात का अंदाजा होता है कि बाहर जब आंटी ने शियोन को बैग पकड़ने के लिए कहा था तो वो काम पे उसने चुपचाप कर लिया था और उसके बाद अब उसके खाने की बात भी मानी थी। और अभी जब उसके सामने आंटी जब उसे कुछ भी काम कहती है, शियोन बिना कोई ना किए उनका वो काम करने को रेडी था, जिस बात से अब रेचल को शक हो गया था कि शियोन उन आंटी की कमांड्स को मान रहा था। क्योंकि अगर चाहे सीन ही क्यों ना हो, बनाए गए एब्सोल्यूट 3 प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाना नामुमकिन था। तो इसका मतलब था कि सीन को किसी ने ऑर्डर दिया था बिग बुक कंस्ट्रक्शन को तबाह करने का। और आखिर ये करने वाली इस आंटी के अलावा और कौन हो सकती थी जिसकी जोसेफ के बाप से दुश्मनी थी। और अब तो उसे शक तो पूरा हो गया था, पर अब बारी थी उस शक को कंफर्म करने की।
और फिर रेचल के कहने पर आंटी उसे उसका बिल बनाकर देने लगती है कि जब आंटी का ध्यान भटका हुआ था कि रेचल अपने हाथ में पकड़ी उस लकड़ी की स्ट्रो को सीधा फेंक दी आंटी पर, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो सकता था कि तभी एक फोक का इस्तेमाल करके शियोन बीच में आता, रेचल को पकड़कर वहां से ले जाता है और अब उस दुकान से दूर आकर रेचल शियोन पर हमला करते उससे पूछ रही थी कि क्या वो अब भी तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा था। पर अगर ये बात थी तो वो इस अनजान आंटी की बातें क्यों मान रहा था कि उसके हमलों को रोकता। सीन उसे परेशान हुआ पकड़ता पूछता है, मैं तुम्हें दिन से देख रहा हूँ पर आखिर कब तक तुम मेरा पीछा करती रहोगी रेचल। और उसकी जुबानी अपना नाम सुनकर रेचल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि सच में आखिर ये सीन ही था। और वो बताती है कि वो इतने टाइम बाद सच में उससे मिलकर बहुत ही खुश थे। और फिर वो सीन से प्यार से पूछती है कि ये आंटी पक्का कोई डेड मैंशन की क्लाइंट तो नहीं हो सकती। तो फिर आखिर सीन उसे अपना पेरेंट क्यों मानता था कि तभी रेचल सीन का ध्यान भटकाने के बाद उस पर एक सरप्राइज अटैक करती है और उसे घुमाकर जोर से नीचे पटक कर फेंकती है और फिर वापस से उसके ऊपर प्यार से चढ़ जाती है। और वेल नहीं, उसका आगे का प्लान हिलने का नहीं था, बल्कि वो सीन को बताती है कि उसके जैसे परफेक्ट मास्टरपीस के लिए उनके पास काफी क्लाइंट्स मौजूद है। तब सीन को इस फालतू जगह पर ना रहकर वहां से उनके साथ वापस चलना होगा कि तभी सीन को पुराने टाइम की वो याददाश्त आती है जब वो लड़ने में सबसे काबिल था। पर उसके साथ साथ उसके वो पेरेंट्स की याददाश्त, एक लेडी जो शायद उससे बहुत प्यार करती थी और उसी ने ही सीन का नाम पाक शियोन रखा था। पर शियोन इस बात से परेशान हो जाता है कि आखिर अचानक से ही उसे ये कैसी याददाश्त आई थी, जिससे हमें एक बात का अंदाजा होता है कि शायद सीन अपनी कुछ याददाश्तों को भूल गया था और उसे एक्चुअली में अपने पहले पेरेंट्स याद नहीं थे या फिर कुछ ऐसा। और तभी गुस्से में शियोन अपने सर को रेचल के मुंह पर दे मारकर उसका नाक चिपड़ा फोड़ देता है। और रेचल अब गुस्सा तो बहुत ज्यादा थी पर शियोन पहले ही वहां से भाग गया था। और वहां से जाता हुआ अब शियोन दो बातों के बारे में परेशान था कि एक तो रेचल उसके पीछे पड़ी थी और उसे किसी लेडी की याददाश्त सता रही थी जिसने उसे ये पाक शियोन नाम दिया था। और फिर रेचल फिर से अपना बेस बदलती हुई कॉल पे फादर को बता रही थी कि एक बार तो सीन उससे बचकर भाग गया था पर उसे एक बात के बारे में पता चला था कि एक औरत उसे उन 3 प्रिंसिपल से कंट्रोल कर पा रही थी क्योंकि किसी वजह से शियोन उसे अपना पेरेंट मानता था। और फादर भी इस बात से परेशान थे कि डेड मैंशन की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई अनजान व्यक्ति उनके बच्चे का पेरेंट बन पाया हो। और वो रेचल से पूछते हैं कि क्या उस औरत को इन तीनों प्रिंसिपल्स के बारे में पता था या फिर वो सीन को अनजाने में ऑर्डर्स दे रही थी। और अगर ये बात थी तो ये औरत भी सीन को वापस लाने के लिए उनके लिए परेशानी बन सकती थी, इसलिए पहले उन्हें इस औरत को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और यही काम करने के लिए रेचल ने अब एक फॉरेन आंटी का रूप ले लिया था क्योंकि डेड मैंशन में अगर तुम किसी बच्चे को जबरदस्ती पेरेंट्स से वापस लाना चाहते हो तो उस चीज के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका था पेरेंट्स को बेकाबू लाना और उसी तरह से रेचल शियोन की माँ बनी हुई आंटी के पास पहुंच जाती है और सीधा जाकर उन्हें बताती है उनके बेटे शियोन से दूर रहने के लिए। और वो खुद तो बिजनेस टिप्स की वजह से काम पे दूर रहती है और इसी वजह से वो शियोन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। पर उसे नहीं लगा था कि शियोन इधर उधर घटिया सा स्पाइसी खाना खाने लगेगा जबकि उससे मिर्ची खाई तक नहीं जाती, जिससे आंटी को भी पता चलता है कि शियोन को मिर्ची पसंद भी नहीं थी और वो फिर भी कहने पर उनका खाना खा लेता था। और यहाँ पर रेचल का यही तो प्लान था, आंटी को पछतावा महसूस करवाना, जिससे आंटी को लगेगा कि वो फालतू में शियोन के साथ अत्याचार कर रही है और उससे जबरदस्ती अपने काम करवा रही है। और फिर वो आंटी को बताते हैं कि भले शियोन समझदारों की तरह सभी की बात मान लेता है पर बड़े होने के नाते उन्हें किसी के बच्चे पर फालतू का बोझ नहीं डालना चाहिए और उनके कंधे पर हाथ रख वो उसे बता दिया तो अगर आपके पास शियोन आएगा तो आपको बस उसे एक बात अच्छे से बतानी है, कभी भी मेरी दुकान पे मत आना और वापस अपने घर चले जाओ। मेरी तरफ से बस आपको इतना सा काम करना है क्योंकि इस तरह से शियोन भी इस बात को एक ऑर्डर की तरह लेगा और वहाँ से वापस डेड मैंशन चला जाएगा। पर आंटी उसे टोकती बताती है कि नहीं, वो शियोन से ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली। और वो एक बात को साफ करती है, आप उसकी माँ है पर आप खुद बिजनेस ट्रिप से बाहर रहती है। क्या तुमने कभी शियोन के कपड़े ध्यान से देखे हैं? उसका चेहरा अच्छे से देखा है? क्या तुम्हें पता भी है शियोन किस तरह की जिंदगी स्कूल में जी रहा होगा? आखिर वो कितनी मुश्किलों से निपट रहा होगा? मैंने जब भी उसे देखा है वो हमेशा बुरी हालात में होता है, उसके चेहरे पर कितनी चोटें लगी होती है पर मेरे पूछने पर वो बस बहाना लगाता है। मुझे पहले लगा था कि वो बात सच है क्योंकि बढ़ती उम्र में सभी बच्चे ऐसे होते हैं। मेरा ह्योना भी हमेशा यही बहाने लगाता था कि वो बस नीचे गिरा है, पर ह्योना के साथ के हादसे के बाद मुझे पता चला है कि इसकी वजह ये नहीं है और मैं शियोन की भी ऐसी हालात नहीं होने देने वाली। बिना ध्यान दिए उसके साथ कुछ पल बिताकर मुझे पता ही नहीं चला मैं कब उसका ध्यान अपने बच्चों की तरह रखने लगी। और इस वक्त शियोन को एक पेरेंट की जरूरत है और मैं उसे अपने ह्योना की तरह नहीं बनने देने वाली। तो अगर तुम उसका ध्यान नहीं रख पाती तो मैं उसकी माँ बनकर रखूंगी। और अब रेचल इस बात से गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने तो लगती है पर हमारी अच्छी आंटी साफ साफ इस बात पर मना कर देती है क्योंकि उनके लिए तो शियोन भी बिल्कुल उनके बच्चे की तरह था। और अब रेचल सच में एकदम गुस्सा और परेशान थी क्योंकि वो जब से कोरिया आकर सीन को वापस ले जाना चाहती थी तब से उसकी जिंदगी में न जाने बड़े से बड़े एनली लग रहे थे। और फिर अंधेरे में किसी गली में वो फिर से अपने कपड़े बदलती हुई फादर को बता रही थी कि पहला तरीका तो नाकामयाब हो गया था क्योंकि वो आंटी बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी, जिस पर फादर बताते हैं कि अब उन्हें खतरनाक तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो था बच्चे को पेरेंट्स से वापस लेने का सेकंड मेथड। और वो दूसरा तरीका था अगर तुम किसी बच्चे के राइट को पेरेंट्स से वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें बस उस बच्चे के पेरेंट्स को खत्म करना था और उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा वहां से वापस डेड मैंशन आने के अलावा। और रेचल तो वैसे भी शुरुआत से ही यही करना चाहती थी
और अब रात के टाइम पर हम हियोना की माँ को सुपरमार्केट में आए देखते हैं और रेचल भी वहीं चुपके से उनका पीछा कर आ गई थी और उन पर ध्यान से नजर रख रही थी। और वो अंदर ही अंदर आंटी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि आंटी की हिम्मत हुई थी सीन पर अपना हक जमाने का और उसने उस सुपरमार्केट में पहले से एक बॉम्ब सेट कर रखा था और फिर अगले ही पल वो अपने हाथ में पकड़ा वो बटन दबाकर उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा धमाका कर देती है और अब हर जगह पर सेफ्टी के अलार्म बजने लगे थे। धुआं इकट्ठा हो गया था और आंटी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब ये कौन सी नई मुश्किल पड़ गई थी कि उनके पीछे ही गन पकड़ी रेचल बताती है कि वो सीन की पेरेंट कभी भी नहीं बन सकती और वैसे ही आंटी को मारने के लिए वो एकदम पक्का निशाना आंटी पर लगा देती है। पर उससे पहले ही सीन बीच में एक पेन पकड़ कर आ जाता है और उस बुलेट को रोक लेता है और उसे एक्चुअली में लगा तो नहीं था कि ये पेन एक्चुअली में काम करेगा, पर वह कर गया और अब उसे छोड़कर बढ़ने लगता है रेचल की तरफ और उससे वो पूछता है कि माना वो जानता था कि रेचल हरामखोर है, पर सच में वो यहाँ पर भी आकर बॉम्ब्स और गैस का इस्तेमाल कर रही थी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, जिस बात पर रेचल उसे साफ बताती है कि वो सीन को इस औरत के चंगुल से छुड़ाने वाली थी और अगला एक और निशाना वो आंटी की तरफ लगाने लगती है। पर उससे पहले ही शियोन उन स्टॉल्स को रेचल के ऊपर धकेल देता है जिसके बीच में आकर रेचल निशाना नहीं लगा पाती और उसी पल शियोन आकर एक जोर की किक मारकर उसके हाथ से उस गन को छुड़वा देता है और रेचल को एक बात कंफर्म करता बताता है कि अगर रेचल को थर्ड प्रिंसिपल याद है तो उसे पता होना चाहिए यहाँ पर वो किसी के द्वारा अपने पेरेंट्स की सेफ्टी पर नुकसान नहीं आने देगा। और अब रेचल एक तेज नाइफ पकड़ी सीधा उसे शियोन के पेट की तरफ दे मारती है पर अपने आसपास के हर एक चीज का अच्छे से इस्तेमाल करने में शियोन सबसे काबिल था और उसने अपने आप को कैचअप के डब्बों द्वारा बचा लिया था और वो भी रेचल पर वार तो करता है जिससे रेचल काफी प्रोफेशनली तरीके से डोज कट्टी बना रही थी। क्या शियोन को सच में लगता है वो उससे लड़ाई जीत सकता है जिसने उसे ट्रेनिंग दी थी? बस ही उसे जोर से नीचे पटक कर रेचल एकदम भयंकर लग रही है उसे बता रही थी कि सीन को आज जिंदगी का एक और कमाल का लेसन मिलने वाला था कि लड़ाई को जीतने का तरीका सिर्फ लड़कर नहीं होता, जिससे सीन को थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि शायद आंटी को मारने का प्लान सिर्फ रेचल का ही नहीं था। और यहाँ पर स्टोर में आंटी की तरफ हम देखते हैं और वहाँ पर एक गिरा हुआ बच्चा रोता दिख रहा था जो जोर जोर से रोता हुआ अपनी माँ को पुकार रहा था और चिल्ला रहा था कि उसकी माँ गायब हो गई है। और बेशक आंटी को उस बच्चे की चिंता होती है और वो उसके पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है और वो बच्चा भी एकदम भोली वाली शक्ल से उनसे रोता मदद तो मांग रहा था पर उसने अपने हाथ में छुपा कर एक नाइफ पकड़ रखा था क्योंकि वो बच्चा डेड मेंशन से था और उसका मिशन था आंटी को मारना। यहाँ पर सीन से लड़ी हुई रेचल उस पर वार कर रही थी जिससे सीन ढोस करता हुआ उसकी बराबरी तो कर रहा था और वो रेचल से पूछ रहा था कि आखिर वो लोग उससे चाहते क्या थे, जिस पर रेचल बताती है कि वो उसे इस औरत के चंगुल से आजाद करना चाहते थे। और जब इन छोटी बातों पर ध्यान देते वक्त शियोन का ध्यान थोड़ा सा भटका ही था। रेचल उस मौके का फायदा उठा उस पर तेज नाइफ का वार करती है और शियोन भी ये बात जानता था कि अगर वो रेचल से बिना कोई हथियार के लड़ेगा उसका इस लड़ाई में बहुत ही घाटा होगा क्योंकि ये बात तो सच्ची थी कि रेचल ने उसे ट्रेन किया था। और यहाँ रेचल चिल्ला रही थी कि अगर वो उस औरत को मार देंगे तो सीन को वापस डेड मेंशन के अंदर आना पड़ेगा क्योंकि 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स में यही था और आज आकर वो उनका प्रोडक्ट था। और ये प्रोडक्ट वाली बात सुनकर सीन बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वो रेचल की तरफ नमक का पैकेट फेंकता है जिसे जब रेचल नाइफ के साथ फाड़ देती है पर उस चीज की वजह से उसकी आसपास की सराउंडिंग में देखना थोड़ा मुश्किल हो गया था और शियोन का यही तो प्लान था। तभी बहुत ही एम्पल पे रेचल नोटिस करती है कि एक तेजधार चीज उसके गले की तरफ बढ़ती आ रही थी कि बहुत ही एम्पल पर वो थोड़ा सा उसे डोज कर पाती है और वो हमला उस पर शियोन ने किया था एक सीजर के साथ। और शियोन ने एक हाथ में नहीं बल्कि अपने दोनों हाथों में सीजर पकड़ रखी थी और रेचल ने अपने हाथ में चाकू। और शियोन की इन स्किल्स को देखकर रेचल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि यही तो वो सीन था जिसे वो हमेशा से जानती थी। और तभी शियोन अपनी सीजर से रेचल के आ रहे वार को वहीं पर रोक लेता है और रेचल उसे किसी तरह से हिला तक भी नहीं पा रही थी। फिर अचानक से उसे पकड़कर वो उसे घुमाकर सीधा ही स्टोलर में फेंक देता है और वो स्टोलर एक्चुअली में लोग वाले थे तो उस पर ताला लगाकर शियोन उसे बताता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस परिवार के पास जाने का वेट करूंगा जो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। और वैसे भी रेचल प्रोडक्ट की बात की जाए वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। और फिर उसे स्टोलर वाली जगह पर बंद कर वो रेचल को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और यहाँ पर फिर आंटी की तरफ हम देखते हैं जब आंटी का ध्यान भटक ही रखा था वो बच्चा उन्हें मारने ही वाला था कि उससे पहले वो नोटिस करता है कि वहाँ पर भागा भागा शियोन आ गया था और आंटी भी उसे देखकर पूछती है कि आखिर शियोन यहाँ पर क्या कर रहा था। और वहीं पर बैठा वो बच्चा जिसका एक्चुअल नाम यूजिन था शियोन के चेहरे को देखकर ही जान जाता है ये चेहरा तो सच में वही था डेड मेंशन का लेजेंड सीन। और अगर वो यहाँ पर था तो इस बात का सिर्फ एक ही मतलब बनता था कि उनकी ट्रेनर रेचल को उसने पहले ही हरा दिया था और वो बच्चा जानता था कि वो यहाँ पर सीन से पंगे नहीं ले सकता, इसलिए बच्चों की तरह एक्ट करना ही उसके लिए बेस्ट था। और यहाँ शियोन उस बच्चे के पास आकर पूछता है कि क्या उसे अपने पेरेंट्स का नंबर वगैरह याद था, जिसे यूजिन ना याद रखने की एक्टिंग करता है और बताता है कि नहीं क्योंकि उसका प्लान था कि इसी तरह से सीन को अपने आप पर शक ना करवाना और अपने टारगेट के और नजदीक पहुंचना। और इसलिए वो भागा हुआ वहां से आंटी की तरफ जाने लगा था और शियोन उसे पकड़कर अपनी गोद में उठाता बताता है कि रोने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर उसकी मदद करेगा। और फिर उसके नजदीक जाना कर वो उसे बताता है क्या तुम्हें डेड मेंशन में नहीं बताया गया कि बेव को बच्चे ज्यादा काम नहीं आते। और यूजिन महसूस कर पा रहा था कि शियोन के हाथ उसे एक गन की तरह लग रहे थे। शियोन के बिना कोई हथियार पकड़ने के बावजूद भी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सर पर बंदूक तानी हो। और शियोन बताता है लगता है कि मुझे डायरेक्टर से खुद बात करनी पड़ेगी और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास उसके डिटेल्स हो गए तो
मुझे उनका नंबर दो और मैं खुद उनसे बात करूंगा। पर अपने हाथ में चाकू उसकी तरफ बढ़ा था। यूजिन बताता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि भैया क्या बताना चाहते हैं, पर उससे पहले यूजिन कुछ कर पाता उसकी गर्दन पर एक बार कर शियोन उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। और जब हियोनो की माँ उससे पूछती है कि क्या उसे उस बच्चे से कुछ पता चला था, जिस पर शियोन बताता है कि उसे इससे कोई नंबर तो मिला था जिस पे वो जल्दी कॉल करेगा। और फिर टाइम बाद हम देखते हैं डेड मैंशन के डायरेक्टर यानी फादर को सुबह सुबह किसी की कॉल आती है और वो उस बात से चिढ़ता उठता है कि आखिर इतने सुबह सुबह उसे कौन कॉल कर परेशान कर रहा होगा। और उसके उठने पे हम देख पाते हैं कि ये फादर तो एक नंबर का बैडस था। पहले हम इसे फादर कहते थे, पर छोरियां तो इसे देखती डैडी कहती होंगी। खैर मेरे लौंडे सिपाहियों के लिए रेचल और यहाँ पर बंदी सिपाहियों के लिए फादर। और जब फिर फादर कॉल को उठाते हैं, कॉल पर जानी मानी सीन की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो एकदम खुश हो जाते हैं। और ये बात जानकर कि वो इस नंबर से किसी तरह से कॉल कर पाया था, फादर समझ गए थे कि सीन ने रेचल और यूजिन को पहले ही हरा दिया था। और इस बात पर सीन उन्हें बताता है, डायरेक्टर आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक बच्चे और रेचल को भेजकर आप मुझसे निपट पाएंगे? फर्क नहीं पड़ता आप कैसे और कितना को भेजते हैं, अंत का रिजल्ट हमेशा सेम होगा। अगर आप आगे भी कोशिश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो सुन वो सीन से पूछता है कि क्या सीन का प्लान डेड मैंशन से लड़ाई करने का था, जिस बात पर सीन मना करता बताता है कि आप तीसरे प्रिंसिपल को भूल चुके हैं डायरेक्टर। अगर पेरेंट्स की सेफ्टी को कोई भी नुकसान होता है तो तीसरे प्रिंसिपल के मुताबिक मैं डेड मैंशन को अपना दुश्मन मानूंगा और उससे सामना करूंगा। और सीन की जुबानी ये बात सुनकर डायरेक्टर यहाँ पर गुस्सा नहीं हुआ था बल्कि उल्टा खुश होता भगवान को पूछता वो बताता है, ओह माय लॉर्ड, आपने मुझे जो ये तोहफा दिया है वो सच में सबसे कमाल का है। किसने सोचा था कि हमारा सीन इन तीनों प्रिंसिपल्स की इतनी पूजा करेगा। और अब सीन की बातों से मानकर वो से बताता है कि सीन को बस वहाँ से यूजिन को वापस भेजना था और फिर उसके बाद वो उस बूढ़ी औरत को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिस बात पर सीन बताता है रेचल को 1 घंटे में उससे मिलने आने के लिए। और फिर यहाँ पर कॉल को काट कर फादर एकदम खुश होता कह रहा था, प्यारे सीन, भगवान का दिया गया तुम मेरे लिए सबसे कमाल का तोहफा और अपने तोहफे को मैं जल्द ही वापस मिलूंगा। और यहाँ पर अब सीन यूजिन को उठाता है और उठता यूजिन उस पर हमला तो करने वाला था, पर शियोन बताता है कि उसने उसकी नाइफ को पहले ही छीन लिया था। और फिर शियोन यूजिन के सामने कुछ खाने को रखता बताता है कि अगर वो कुछ खाना खा ले तो ही बेहतर होगा क्योंकि वो काफी टाइम से भूखा बेहोश था। पर उस खाने की बेइज्जती करता यूजिन बताता है कि वो ऐसी चीज कभी नहीं खाने वाला जो दिखने में इतनी अजीब सी थी। पर टाइम बाद उसे खाने के बाद यूजिन के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो खाना उसे स्वादिष्ट लगा था। फिर शियोन उसे वहाँ से ले जाने लगता है और उसे ताने मारता बताता है, बच्चे पहले तो बहुत बातें कर रहे थे कि तुम्हें वो खाना स्वादिष्ट नहीं लगेगा और बाद में तो पूरी प्लेट चट कर खा गए। और वो वहाँ से यूजिन को ले जा रहा था रेचल की तरफ और वो अपने सामने उस भयंकर खड़ी रेचल को देखते हैं जो दिखने में एकदम भयंकर लग रही थी। और उसका चेहरा इस अंधेरी गली में कोई देखता कोई भी मान लेता कि ये बंदी पक्की साइको है जो इसकी नजरों में बस गुस्सा दिख रहा था। और उस डरावने चेहरे को लेकर वो यूजिन को अपनी तरफ बुला रही थी और डरा हुआ यूजिन भी वहाँ से उसके पास जाने लगता है। और उससे डर था कि आगे उसके साथ क्या होगा क्योंकि वो अपने इस मिशन में फेल हो गया था। कि शियोन उसे आवाज लगाता रोकता बताता है, बच्चे तुम्हें ये खाना काफी स्वादिष्ट लगा था ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा तुम्हारे लिए पैक करवा लिया, तुम ऐसा बाद में एंजॉय कर सकते हो। और रेचल इस बात से इरिटेटेड थे कि आखिर सीन इतना ज्यादा रिलैक्स क्यों लग रहा था जबकि अभी उनके बीच में इतना बड़ा कांड हुआ था। और वो सीन को साफ करती है कि उसने अभी तक उस पे हार नहीं मानी थी और वो जल्द ही वापस उसे लेने आएगी। और सीन भी उसे अलविदा करता वहाँ से जाने लगता है कि यहाँ पर रेचल यूजिन को बता रही थी कि अगर यूजिन सिर्फ उस बुढ़िया को खत्म कर पाता तो आज वो सीन को चुपचाप वहाँ से ले जा पाते। और यूजिन घबराया उससे माफी तो मांगता है कि रेचल उसे साफ बताती है कि जल्द ही यूजिन का सफाया कर दिया जाएगा क्योंकि निकम्मे बच्चों को रखने का कोई भी फायदा नहीं होता। और यूजिन इस बात से एकदम डर गया था कि पीछे खड़े शियोन ने भी ये बात सुन ली थी कि तभी वो वापस आता उस बच्चे से पूछता है, बच्चे मैं तुमसे बस एक बात पूछने आया और मुझे ये बात एकदम सच्ची बताना कि क्या तुम्हें खाना स्वादिष्ट लगा था। जिस बात पर रोता हुआ यूजिन भी उसे बताता है कि वो खाना सच में बहुत ही स्वादिष्ट था। और उसके रोते चेहरे को देखकर सीन को बस यही सिग्नल चाहिए था उसकी जिंदगी बचाने का। और फिर वो यूजिन को बुलाता कहता है, हियोनो की माँ का खाना सच में काफी कमाल का है, तो क्या तुम मेरे साथ वापस चलना चाहोगे? हियोनो की स्नैक शॉप है और डेड मैंशन के जो बच्चे होते हैं उनकी ओनरशिप और राइट्स को पेरेंट्स आकर खरीदते हैं, परंतु अगर पेरेंट्स खुद ही मारे जाते हैं तो उन बच्चों की जो ओनरशिप है वो वापस आ जाएगी डेड मैंशन की तरफ। और यूजिन बेचारे के साथ कुछ ऐसा ही केस बार बार रिपीट हो रहा था और शायद यूजिन वही बच्चा था जिसे हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था। और उस दौरान भी उसके पेरेंट की जान चली गई थी और ऐसा एक बार नहीं 4 बार लगातार हुआ था कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पाया था। और डायरेक्टर ने आकर उसे साफ साफ बताया था कि बेशक यूजिन को बार बार बेचकर उनका काफी फायदा तो होता है, पर 4 बार लगातार अपने पेरेंट्स की सेफ्टी नहीं कर पाना डेड मैंशन के नाम पर एक दाग की तरह था जिस बात से उनके प्रोडक्ट्स की इज्जत बदनाम हो रही
थी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था सिवाय ह्यूजिन को निपटाने के अलावा। और पीछे मौजूद खबरों की तरफ देख कर ही डायरेक्टर ने उसे साफ धमकाया था कि अगर ह्यूजिन ऐसा ही करता रहा तो शायद उसकी जगह भी यहीं आसपास ही हो जाएगी और इस बार का मिशन उसके लिए एक आखिरी चांस की तरह था। देखो ह्यूजिन, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, कोरिया जाकर रेचल की मदद करो सीन को वापस लाने के लिए। अगर तुम नहीं चाहता कि तुम्हें कचरों की तरह फेंक दिया जाए तो यहाँ पर तुम्हारा मौका है अपने वैल्यू को बढ़ाने का। और यहाँ पर रेचल उसे बता रही थी कि क्योंकि ह्यूजिन इस मिशन में फेल हो गया था तो यहाँ पर उसे बेशक खत्म कर दिया जाएगा। जिस बात से ह्यूजिन भी सोच रहा था कि क्या वो सच में इतना फालतू था और क्या सच में उसकी जिंदगी की इतनी वैल्यू थी। पर वो जिंदगी में अभी अभी मरना नहीं चाहता था और वो बस रेचल से एक आखिरी मौका मांग रहा था अपनी काबिलियत को प्रूव करने का। और उसी पल ही सीन ने भी आकर उससे पूछा था कि क्या वो वापस उसके साथ ह्यूना की माँ की दुकान पे चलना चाहेगा। और ये बात के साथ रेचल ह्यूजिन को एक आखिरी चांस देती है और उसे एक नया मिशन देती बताती है कि अगर ह्यूजिन सीन की पेरेंट यानी उस बुढ़ी औरत को मार पाएगा तो फिर शायद ह्यूजिन की वैल्यू थोड़ी बढ़ सकती है। और इसी मौके को लेकर ही तो ह्यूजिन शियोन के सामने वो मदद का दिखावा करता है ताकि वो प्रूव कर पाए कि उसकी जिंदगी फालतू नहीं है। यहाँ पर सीन रेचल को बताता है कि अब उसे वो बच्चा वापस चाहिए। और यहाँ पर रेचल भी मन ही मन सोच रही थी कि सीन पक्का उसे एक खतरा समझता है तो थर्ड प्रिंसिपल के मुताबिक वो उसका सामना कर सकता था पर एक बोलने वाले बच्चे को तो नहीं। कि फिर ह्यूजिन को कसकर पकड़कर वो सीन को बताती है, सीन तुमने हमसे सौदा किया था कि अगर तुम हमें ह्यूजिन दे दोगे तो हम उस औरत को टारगेट नहीं करेंगे। शियन बताता है कि उस बच्चे ने अभी बताया था कि उसे वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा था तो वो उनका एक रेगुलर कस्टमर बनने के लायक था। जिस बात पर रेचल उसका मतलब समझती है और ह्यूजिन के कान में उसे याद करवाती है कि ये ह्यूजिन का आखिरी मौका था जिसे उसे गंवाना नहीं था। और फिर ह्यूजिन को छोड़कर वो शियन को बताती है कि अगर वो उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाएगा तो इस बात का मतलब था कि उनकी डील कैंसिल हो गई थी और वो अभी भी उस आंटी पे हमले कर सकती थी। जिस बात पे ह्यूजिन को अपनी तरफ करता शियन भी उसे साफ बताता है कि वो जितनी बार उस पर हमले करना चाहती है कर सकती है पर वो हर बार उसे नाकामयाब कर देगा। और इस चीज के बारे में वो एकदम सीरियस तो था, सीरियस तो पूरा था पर वह किसे लगा था कि उसे ह्यूजिन को ह्यूनो के घर ही लेकर आना पड़ेगा। इस बात से अब वो एकदम चिढ़ गया था। पर ह्यूनो की मम बताती है कि आखिर वो दोनों इतने परेशान क्यों थे। जिस बात पर शियन बताता है कि आंटी के घर पर आकर रहना उन्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा था। जिस बात पर आंटी बताती है कि वो दोनों बच्चे थे और इस चीज से वो भी बोर नहीं होंगी। और साथ ही वैसे भी शियन ने बताया था कि ह्यूजिन उसकी माँ की दोस्त का बच्चा था और ऐसा बहाना उसने इसलिए लगाया था क्योंकि एक तरह से रेचल ही दोनों की माँ बनी थी। और आंटी दोनों को बताती है कि सीन और ह्यूजिन दोनों यहाँ पर रुक सकते थे और सीन कोई बहाना लगाने वाला था कि उससे पहले ह्यूजिन इस बात पर मान जाता है। और सीन तो वैसे भी आंटी की बात पर मना नहीं कर सकता था और ह्यूजिन के लिए मौका था अपने काम को अंजाम देने का। एंड फिर यहाँ पर वो आंटी से प्यारी प्यारी बातें करने लगता है कि यहाँ पर सीन हर जगह को अच्छे से देखता सोच रहा था कि यहाँ पर सच ये पहली बार था जब वो ह्यूनो के घर आया था। और तभी उसका ध्यान जाता है ह्यूनो के कमरे की तरफ और वो आंटी से पूछता है कि क्या वो अंदर जाकर ह्यूनो का कमरा देख सकता था। जिस बात पर बेशक आंटी हाँ कर देती है। और जब सीन अंदर जाकर ह्यूनो के कमरे को देखता है तो वो बिल्कुल एक साधारण सा कमरा था। वहाँ पर कुछ भी खास नहीं था। वो एक इस तरह का आम कमरा था जो हर एक नॉर्मल अपार्टमेंट में नॉर्मल बच्चों के होते थे पर सीन के लिए ये चीज भी एक सपने की तरह थी। एक नॉर्मल कमरा, एक नॉर्मल फैमिली और बिल्कुल एक आम सी जिंदगी। और क्योंकि शायद सीन ऐसी जिंदगी हमेशा से चाहता था वो इसलिए ऐसा बनने की एक्टिंग करता था। और वो महसूस करता है कि जहाँ पर इस वक्त ह्यूनो को होना चाहिए था उसकी जगह वो वहाँ पर मौजूद था जबकि उसकी जगह यहाँ पर ह्यूनो को अपनी माँ के साथ अपने नॉर्मल पलों को गुजारना चाहिए था। और अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसे कभी भी ह्यूनो को बुली नहीं होने देना चाहिए था और मुसीबतों के बढ़ने से पहले ही उन्हें टाल देना चाहिए था। और यहाँ पर बाहर आंटी के साथ बैठा ह्यूजिन जिसने खाना खा लिया था सोच रहा था कि इस वक्त सेन ह्यूनो के कमरे के अंदर था तो यही मौका था अपने काम को अंजाम देने का। और वो प्यारी बातें करता आंटी के खाने की तारीफ करता है और बातों ही बातों में आंटी से पूछता है कि क्या इस घर में आंटी के साथ उनके हस्बैंड या फिर कोई बेटा वगैरह है। जिस बात का जवाब देती आंटी बताती है कि ह्यूनो के पिता एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे और शायद उनसे ज्यादा उनकी जरूरत पक्का भगवान को होगी इसलिए वो पहले ही उन्हें छोड़कर भगवान के पास चले गए। जिस बात पर ह्यूनो बताता है कि शायद उनकी पक्का स्वर्ग में भी कोई फैमिली रही होगी। कि तभी ह्यूजिन एक और बात कहता है कि आंटी का बेटा ह्यूनो पक्का उनके लिए एक फैमिली का अच्छा मेंबर नहीं बन पाया होगा क्योंकि वो एक कमजोर था और एक फालतू और कमजोर बच्चा कभी भी किसी का परिवार नहीं बन सकता क्योंकि एक परिवार वो चीज है जिनके लिए तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती है और एक परिवार बनने के लिए हर एक सदस्य के पास अपनी अपनी काबिलियत होनी चाहिए। और अगर तुम अपनी काबिलियत नहीं दिखा पाते तो तुम बस एक कचरा हो जो किसी के भी काम नहीं आ रहा। कि तभी उससे ज्यादा वो बोलता आंटी चिल्लाती उसे टोकती बताती है कि नहीं ह्यूजिन परिवार ऐसी चीज नहीं होती बल्कि परिवार एक ऐसी चीज है। पर खैर उससे पहले आंटी कुछ बताती ह्यूजिन को पकड़ता हुआ वहाँ पर शियोन आ जाता है और उसे पकड़ता घुमाता आंटी को पूछता है कि वो दोनों लिविंग रूम में सोएंगे तो आंटी जाकर अंदर सो सकती है। और आंटी तूने अपने ही बच्चे मानकर ह्यूनो के कमरे में सोने को कह रही थी। पर शियोन बताता है कि उसे अक्सर सोफे पर ही नींद आती है और ह्यूजिन उसके साथ फ्लोर पर सोएगा जिस पर ह्यूजिन ने मना तो किया था। पर खैर हरामी शियोन ने जबरदस्ती उसे नीचे ही सुलाया और खुद मजे से खराटे मारता सोफे पर सो गया। पर खैर जो भी कह लो ये ह्यूजिन के लिए सबसे खास मौका था अपने मिशन को पूरा करने
आने का और अंदर कमरे में वो देखता है कि वो आंटी सो गई थी। और ह्योजिन को सच में ही वो आंटी काफी अजीब लगती थी, क्योंकि वह ह्योना जैसे फालतू कमजोर बच्चे को भी एक परिवार के तौर पर ट्रीट करती थी और उसके खुद के जैसे अजनबी बच्चों को इतना प्यार देती थी, जो बात ह्योजिन के लिए सच में काफी अजीब थी। और फिर अपनी गन को निकालता आंटी की तरफ निशाना लगाता। ह्योजिन अपने आप को मनाता कह रहा था कि अपने आप को प्रूव करने के लिए उसे ये काम करना ही पड़ेगा, वरना वो अपनी फैमिली के काबिल नहीं गिना जाएगा। कि उससे पहले वो गन को चलाता, सामने का दरवाजा बंद हो जाता है, जो करने वाला और कोई नहीं बल्कि शियोन ही था। वो एकदम गुस्से में ह्योजिन से पूछता है, तो बच्चे मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, पर अंततः लगता है कि तुम्हारा फैसला अभी भी यही था। और अब एकदम गुस्से में ह्योजिन अपनी बंदूक को शियोन पर ताक कर बताता है कि वो तो बस अपने मिशन को पूरा कर रहा है, तो सीन को उसके बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उससे पहले ह्योजिन उस पर गन चला भी देता है, पर उस गन के बीच में बुलेट्स नहीं थी, क्योंकि शियोन ने उसे पहले ही निकाल लिया था। और अपने हाथ में पकड़े उन बुलेट्स को फेंकता हुआ बताता है, तुम्हें ये गन रेचल ने दी थी, जिसकी मैगजीन को तुम्हारे सोते वक्त मैंने निकाल लिया था। पर यह बात तो काफी अजीब है, आखिर गन को पकड़ते तांगते वक्त तुम्हें इसके बाहर से अंदाजा क्यों नहीं हुआ कि यह खाली है? लगता है कि तुम अभी भी काफी निकम्मे हो। और अब कोई ऑप्शन न बचने के बाद ह्योजिन अपने हाथ में पकड़े चाकू से उस पर हमला करता है, पर बेशक शियोन का सामना इसके साथ नहीं किया जा सकता था। शियोन उसे पकड़कर जोर से जमीन पे दे मारता है, पर ह्योजिन कुछ कर उससे बचकर भाग निकलता है और वो सीधा बढ़कर आ जाता है आंटी के कमरे के अंदर। यहाँ पर शियोन को थोड़ा खतरा था, क्योंकि उसे कुछ भी कर बिना आंटी को जगाए उनकी रक्षा भी करनी थी। इसलिए वो उस बच्चे ह्योजिन को समझाता बताता है, देखो बच्चा, इस मामले का हम बाद में संभाल सकते हैं, तुम्हें पहले चुपचाप इस कमरे से बाहर जाना होगा। पर ह्योजिन का गोल ये थोड़ी ना था, बल्कि आंटी को मारना था, और इसलिए उन पर वार करने के लिए वो चाकू लिया तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और शियोन भी फटाफट भागा आता एक टाई का इस्तेमाल करता है और सीधा उससे ह्योजिन के पैर को बांधकर उससे वापस पीछे को खींच लेता है। और यहाँ पर ह्योजिन फटाफट कर अपने हाथ में पकड़े चाकू से उस टाई को काटता है और घूमता हुआ शियोन से एकदम दूर हो जाता है। और वो जानता था कि सीन अपने आसपास की सराउंडिंग का इस्तेमाल करने में बहुत ही ज्यादा काबिल था, तो उसे कुछ भी कर सीन को किसी तरह से अपने से दूर रखना था और मौके का फायदा उठाकर आंटी को मारना था। और फिर उसके बाद सीन डेड मैशन के होटल्स के अंदर आ जाएगा और हवा में छलांग मारता हुआ वो अपने हाथ में पकड़ी दोनों नाइफ से उसे वार करता है, पर सीन टाई की बदौलत उसे घुमाकर दूर फेंकता है। और ह्योजिन इस बात को नोटिस करता है कि सीन यहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि बस उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर इधर उधर घुमाकर फेंक रहा था। और इस बात से ह्योजिन और भी चिढ़ जाता है और उस पर वार करता उसे बताता है कि सीन को उसे कुछ भी कर सीरियसली लड़ना पड़ेगा। जिस बात पे सीन भी पीछे नहीं हटता, उसके हाथ से उस चाकू को पकड़ता है। यहाँ पर ह्योजिन भी यही चाहता था और वो अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई नाइफ को सीधा घुमाकर आंटी की तरफ फेंक देता है। पर उससे पहले ही सीन उस नाइफ को पकड़ता है, क्योंकि उसे पता था कि ह्योजिन को ऐसा ही करेगा। दूसरे पैर से ह्योजिन को आगे बढ़ने से रोकता, वो उसे घुमाकर नीचे पटक कर फेंकता है, लेकिन उससे पहले उसका सर जमीन पे लगता। शियोन उसे आधी हवा में ही पकड़ लेता है, क्योंकि अगर यहाँ पर गिरने का शोर हुआ तो आंटी उस आवाज से उठ सकती थी। और फिर एकदम गुस्सा में वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ वो उसे बता रहा था कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई थी, तो यहाँ पर उसे वो गिरना नहीं देगा, बल्कि सबक सिखाने का टाइम तो अभी बाकी था। और यहाँ पर अब घबराया ह्योजिन जान पा रहा था कि उसके बीच में और डेड मैशन के लेजेंड में क्या फर्क था, और ये सीन उससे कितना ज्यादा काबिल था कि तभी वहाँ पर लड़ाई आगे बढ़ती। सीन के सर पर आंटी आकर एक जोर का डंडा मारती है और उन दोनों पर ही गुस्से से चिल्लाती हुई बताती है कि आखिर वो बच्चे पागलों की तरह आपस में क्यों लड़ रहे थे। और सीन इस बात को टालने की कोशिश करता है कि वो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि यहाँ पर पीछे ह्योजिन अभी भी मौका ढूंढ रहा था। सीन का ध्यान भटकते वक्त ही आंटी को मारने का कि एकदम गुस्से में शियोन उसकी तरफ देखता उसे एक बात साफ बताता है कि ये मजाक यहाँ तक ही काफी था, और अगर आगे बढ़ने की बात आए तो मामला बहुत ही सीरियस हो जाएगा। और फिर ह्योजिन को पकड़कर वो बताता है कि वो दोनों पहले भी आपस में साथ ही वर्कआउट करते थे, जिस बात को चाकू घुमाते ह्योजिन को भी हाँ करने पड़ती है। ये ट्रिक्स वगैरह उन्होंने बचपन से सीखी थी। और अब सीन से एक बार लड़ाई कर ह्योजिन को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था इस आंटी को उसके सामने मार पाने का। तो इसका मतलब ये था कि उसे आंटी और सीन के दूर दूर होने का वेट करना पड़ेगा और फिर उस मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। कि तभी आंटी ह्योजिन पर भी चिल्लाती है कि वो अपने भाई से ऐसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि एक फैमिली कभी भी आपस में ऐसी लड़ाइयां नहीं लड़ती और उन्हें हमेशा अपनी फैमिली को प्यार करना चाहिए। और ये फैमिली शब्द सुनकर ह्योजिन कंफ्यूज था कि आखिर ये आंटी इतनी अजीब क्यों थी और वो आखिर बार बार उसे अपने परिवार में क्यों गिन रही थी। और ह्योजिन आंटी से पूछता है कि क्या वो भी उनके इस परिवार का हिस्सा था, जिस बात पर आंटी प्यार से उसके सर पर हाथ रख उसे बताती है कि बेशक जो व्यक्ति एक ही छत के नीचे रहकर साथ में खाना खाकर उसी जगह पर सोते हैं वो बेशक आपसी में एक परिवार ही होते हैं। तो इसका मतलब था कि ह्योजिन भी उनके लिए एक फैमिली की तरह ही था, जो बात से ह्योजिन मानना तो नहीं चाहता था, पर सच में उसके मन में एक खुशी आई थी, जैसे कि पहली बार उसकी जिंदगी में उसे किसी ने एक असली परिवार की तरह ट्रीट किया था। और शियोन भी बस दूर से इन चीजों को देख रहा था, क्योंकि शायद उसे लगता था कि ह्योजिन अपने मन की इन भावनाओं को बदल पाएगा और जान पाएगा कि एक असली फैमिली का मतलब क्या होता है और डेड मैशन के लोगों में और एक असली परिवार में एक्चुअली में क्या फर्क होता है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी डोरबेल पे रिंग बजती है और जब ह्योना की माँ जाकर बाहर देखती है, वहाँ पर दरवाजे के सामने वो शियोन की उम्र की एक लड़की को देखती है, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती माफी मांगती बताती है, आंटी माफ कीजिएगा इतनी सुबह आपको परेशान करने के लिए, पर मैं ह्योजिन की बहन हूँ और मेरा नाम मैरी है। और मैरी के चेहरे पर तो ऐसी खुशी थी जैसे वो दिवाली का लॉटरी बम्पर जीत कर आई हो। और फिर वो आंटी का शुक्रिया करती है इतने टाइम तक ह्योजिन का ध्यान रखने के लिए, वरना उन्हें बाद में बहुत ही मुश्किलें होती। और वो आंटी का शुक्रगुजार थी कि उन्होंने ह्योजिन का इतने अच्छे से ध्यान रखा। और शियोन भी बाहर देखने आता पूछता है कि आखिर कौन मिलने आया था, जिस पर आंटी बताती है कि आप
पर यूजिन की बहन उसे लेने आई थी, जिस बात पर शियोन भी खुश होता कहता है, हाँ तो तुम यूजिन की बहन हो, तो उसकी एक बहन भी थे, तो फिर आखिर बहना चाहिए, यहाँ पर क्या काम है आपका? जिस पर मैरी बताती है बेशक वह यूजिन को लेने आई है, वरना वो क्यों ही फालतू के चेहरे देखती। और फिर सीक्रेटली धमकाती मैरी बताती है, यूजिन के बदले हम तुम्हारी माँ की सेफ्टी गारंटी करते हैं, ये हमारा वादा था, है ना? और चिंता मत करो, उस बच्ची को आंटी को मारने का काम देना रेचल की गलती थी और तुमने उसे वो गलती करते पकड़ लिया, पर अब हम अपना वादा निभाएंगे। जिस बात पर सीन उसे बताता है कि अगर वो सच में वादा निभाना ही चाहती है तो क्या वो सबसे पहले अपने छुपाए गए हथियार को उनसे दूर कर पाएगी? तो उसके लिए यहाँ पर बेहतर होगा कि एकदम अजीब से चेहरे बनाती हंसती रेचल खुश होती है कि सच में सीन चीजें नोटिस करने में काफी कमाल का था, पर चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि जब तक वो यूजिन को वापस कर देगा वो भी वादे मुताबिक चुपचाप वहाँ से चली जाएगी। और सीन भी उसकी हंसी का मजाक बनाता एक्टिंग करता है। ओह मम्मी मैं तो डर गया, तो तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हारी बात ना मानो? घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो तभी यूजिन भी मैरी को देखता चिल्लाता बताता है कि आखिरकार उसकी बहन उसे लेने आई गई और फिर एकदम प्यार से एक्टिंग करता वो उसके गले लग जाता है ताकि वो आंटी को दिखा पाए सच में वो एक नॉर्मल फैमिली थे। यहाँ पर एकदम चिड़क के मैरी यूजिन को बताती है कि वो अपने मिशन में एक बार फिर से फेल हो गया था और यूजिन की इस नाकामयाबी से डायरेक्टर सच में ही बहुत ही नाराज होंगे और वो यूजिन को बताती है कि शायद इस बार यूजिन को पक्का पैंक दिया जाएगा। यूजिन भी गुस्सा सा बताता है कि आखिर मैरी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही है जबकि उसने यहाँ पर उसे लेने आकर उसके पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया था। और यूजिन बताता है कि वो भी इस गेम में थोड़ा नया है तो वो बस उस मौके का वेट कर रहा था, वो कब इस फैमिली का यकीन जीत पाएगा। पर मैरी बताती है कि यूजिन यहाँ पर बहुत बहाने लगा रहा था। शियोन की तरफ देखकर यूजिन बताता है कि यह मिशन बिल्कुल भी सिंपल नहीं था, क्योंकि डेड मैशन का वो लेजेंड स्टीन उसे गार्ड कर रहा था। भले ही वो लेजेंड टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाता था, हरकतें उल्टी करता था, कभी कभार बंदरों की तरह पे, फिर भी यूजिन जानता था कि वो बहुत ही शक्तिशाली था। और ये सभी बेइज्जती पर मैरी एकदम एग्री करती है, खासकर बंदर वाली बात पे। सीन भी उनकी बातों को सुनता एकदम चिढ़ा था और अब यूजिन की गलती पर कम नाराज होकर मैरी यूजिन को बताती है कि यूजिन को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास यूजिन के लिए एक नया मिशन आ चुका था। अभी उन्हें फिलहाल के लिए इस मिशन से दूर जाना होगा। और फिर वो दोनों वहाँ से आंटी को अलविदा करते हैं कि आंटी यहाँ पर थोड़ी सी नाराज थी, क्योंकि उन्हें यूजिन बहुत ही प्यारा बच्चा लगा था और बहुत चाहती थी कि वो थोड़े दिन वहाँ पर हो रह लें। यहाँ पर मैरी शियोन को इस तरह से अलविदा कर रही थी जिससे शियोन को पता चल जाए गेम अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। यूजिन वहाँ से एकदम निराश चाह ही रहा था और उसे अंदर ही अंदर से थोड़ा सा अकेलापन भी लग रहा था, क्योंकि पहली बार तो वो महसूस कर पाया था एक एक्चुअली परिवार क्या होता है। और उसी वक्त उसे वहाँ से जाना पड़ा था कि तभी उसे पीछे से आवाज लगाती आंटी बताती है, बेटा यूजिन मुझसे अगली बार फिर से मिलने आना, मैं तुम्हें एग ऑमलेट बना कर दूंगी जो तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगा था। और यूजिन भी महसूस कर पाया था कि एक सच्चा परिवार होना क्या होता है और वह इस बात को किसी को भी दिखाना ना चाहता, पर वो इस बात से सच में खुश था। वो भी आंटी को बताकर चला जाता है कि वो अगली बार फिर से मिलने जरूर आएगा, पर ये तो अब किस्मत पर ही था। और यहाँ पर आंटी शियोन को भी बताती है कि अगर शियोन यूजिन को फिर से उससे मिलने के लिए लेकर आएगा तो वो शियोन को भी तोहफे के तौर पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना कर खिलाएगी। जो बात सुनता शियोन भी उसे एक ऑर्डर की तरह ही समझकर उन्हें बता देता है, बेशक चीजों को बिल्कुल सुधार कर मैं उसे एक बार फिर से यहाँ पर जरूर लेकर आऊंगा। और फिर अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस आ रखी थी उस कंप्लेंट की जांच लेने के लिए जो उसने उन बच्चों के खिलाफ की थी जो उसके बेटे योना को बुली करते थे। पर प्रिंसिपल सर आंटी से माफी मांगते उसे बताते हैं वो उन सभी बच्चों को पनिशमेंट देना तो चाहते थे, पर वो काम भी काफी डिले हो गया था, क्योंकि उन बुली करने वाले सभी बच्चों के पेरेंट्स हर एक नुकसान का भुगतान पैसों से करने के लिए रेडी थे और पैसों के खिलाफ आखिर कौन नहीं जीत पा रहा था। तो इसीलिए वो इस केस से रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। और आंटी भी अच्छे से जानती थी कि ये दुनिया बिल्कुल ऐसे ही थी। और फिर प्रिंसिपल उन्हें वो फाइल दिखाता है जिनमें उन सभी बच्चों की तस्वीरें थी जो उनके बेटे हियोना को बुली किया करते थे। जब आंटी उन तस्वीरों को देखती है वो उनमें से एक तस्वीर को देखकर एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि उन तस्वीरों में उससे शियोन की भी तस्वीर मिली थी। और वो शौक हुई प्रिंसिपल से पूछती है आखिर यहाँ पर शियोन की तस्वीर क्यों थी, जबकि ये लड़का उसके बेटे हियोना का पक्का दोस्त था। और अब नई मुसीबतों के खड़े होते हैं। क्या सीन का रिश्ता आंटी से एकदम टूटने वाला था और आखिर डेड मैशन का क्या प्लान था सीन को किसी तरह से वापस लाने का, ये जानने के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा इसके अगले एपिसोड का। और ध्यान से सुन लो, अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो सबसे पहले तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आपको ये सीरीज सच में काफी अच्छी लगी है, क्योंकि बेशक अगर सपोर्ट अच्छा आएगा तो इस सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। और इसी के साथ साथ हम फटाफट अगर आप इस वीडियो पे अच्छी सपोर्ट दिखाएंगे हम लोगिज्म के सभी कैरेक्टर की स्टोरी आर्क्स को एक्सप्लेन करेंगे, वो भी एकदम प्रोफेशनल तरीके से कि आपको मजे आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के नीचे कम से कम भी 350 कमेंट्स करने हैं और उसी के साथ साथ जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपके जिन भी लोगों को लोगिज्म पसंद है और फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी वजह से ही लगातार बड़ी बड़ी वीडियोस आगे बढ़ेंगी। और कमेंट कर मुझे बताइए कि क्या आपको गन पार्क की स्टोरी चाहिए और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि क्या सेन डैनियल पार्क के जितना शक्तिशाली लेजेंड बन पाएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ कहानी की शुरुआत हुई है और हो सकता है भविष्य में जाकर हमें पता चले सेन के पास में किसी तरह की स्पेशल पावर या फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। और अगर ऐसा हुआ तो कमाल हो जाएगा और हमें एक्चुअल वजह पता चल जाएगी कि आखिर सेन को डेड मैशन का लेजेंड क्यों कहा जाता है। खैर गाइस, मैंने आपको जो बताना था बता दिया, अब बाकी का काम आप सभी पर है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।